कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लोग जंगल से कहीं जा रहे होते हैं और तभी एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक लड़का आ जाता है इनकी जान बचाने के लिए और वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। फिर ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। ये लड़का बताता है कि मेरा नाम है तात्सुमी और मैं एक वॉरियर हूँ। यही कारण है कि मुझे इंपीरियल कैपिटल जाना है ताकि मैं उनकी आर्मी को ज्वाइन कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे ये दोनों मना करते हैं तात्सुमी को और बोलते हैं कि तुम्हें कैपिटल की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे शैतान हैं। और यहाँ पे शैतान का मतलब ये है कि वहाँ पे काफी सारे ऐसे इंसान हैं जो कि इंसानों को ही मारते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। तात्सुमी बोलता है कि आप लोगों का शुक्रिया बताने के लिए और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और इतना बोलने के बाद वो कैपिटल की तरफ चला जाता है। अब यहाँ कैपिटल में आ जाने के बाद तात्सुमी देखता है कि कैपिटल बहुत ही बड़ा है, जितना उसने इमेजिन किया था उससे ज्यादा ही बड़ा है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चला जाता है गवर्नमेंट ऑफिस में और वहाँ जाकर के बोलता है कि मेरे को आर्मी में शामिल होना है। और यहाँ पे एक आदमी उसे एक फॉर्म देता है और बोलने लगता है कि तुम्हें इस फॉर्म को भरना होगा और तुम्हारी जो रैंक होगी वो सबसे कम होगी और तुम्हें वो काम करने पड़ेंगे जो बाकी लोग नॉर्मली करते हैं, यानी कि बैग उठाना या फिर छोटे मोटे काम। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी ये काम करने से मना कर देता है। बोलता है कि मैं एक वॉरियर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एक बड़ी पोस्ट दें, मैं अच्छा लड़ सकता हूँ, तो मैं छोटे मोटे काम नहीं करने वाला। और इतना सुन लेने के बाद ये आदमी तुरंत ही तात्सुमी को वहाँ से बाहर फेंक देता है। फिर बाहर आ जाने के बाद तात्सुमी टकराता है एक लड़की से और वो उसको बताने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिलाने में, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे को एक ट्रीट देनी होगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे तात्सुमी उसको ले जाता है एक बार के अंदर जहाँ पे ये लड़की लगातार दारू पी रही होती है। और फिर ये लड़की बताती है तात्सुमी को कि आर्मी के अंदर मेरे काफी सारे कनेक्शन हैं और मैं उनसे बात करके तुम्हें एक हायर पोस्ट दिलवा दूंगी, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब मैं उनको पैसे दूंगी, इसलिए तुम्हारे पास जितने ही पैसे हैं वो सारे मेरे को दे दो ताकि मैं उनको दे पाऊँ और उसके बाद तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। और यहाँ पे तात्सुमी इसके लिए मान जाता है और जितने भी पैसे उसने बचा के रखे थे वो सारा उस लड़की को दे देता है। और यहाँ पे लड़की उसके सारे पैसे लेकर के जा रही होती है और बोलती है कि तुम मेरा यहीं पे वेट करना। फिर तात्सुमी शाम तक वहीं पे वेट करता है, लेकिन बाद में तात्सुमी को एक वेटर बताता है कि तुम्हारा कट चुका है। पहली बात तो ये कि लड़की झूठ बोल रही थी और उसने तुम्हारा काट दिया है, अब तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलने वाले। और अब पैसे ना होने की वजह से उसे रात स्ट्रीट के ऊपर गुजारनी पड़ती है। लेकिन तभी एक लड़की अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं है रात गुजारने की तो तुम हमारे घर चल सकते हो। अब यहाँ पे तात्सुमी को शक हो रहा होता है कि कहीं ये लड़की भी तो मेरे साथ धोखा नहीं करेगी, लेकिन बाद में तात्सुमी सोचता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो लड़की पे भरोसा करता है और उसके घर चला आता है। और यहाँ घर पे आने के बाद वो देखता है कि इस लड़की का घर बहुत ही बड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़की का जो फादर है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। और यहाँ पे उसकी फैमिली के सामने तात्सुमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो तो पहले अपना नाम बताता है और बाद में बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने विलेज को सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरा विलेज बहुत गरीब है। और यहाँ पे मैं अकेले नहीं आया था, मैं आया तो था अपने दोनों दोस्तों के साथ, लेकिन रास्ते में मेरे दोनों दोस्त अलग हो गए थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि काश वो लोग भी मेरे को कैपिटल के अंदर कहीं मिल जाए। और फिर यहाँ पे लड़की का जो बाप होता है वो बोलता है तात्सुमी से कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हें आर्मी के अंदर एक अच्छी पोस्ट दे दी जाए। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि तात्सुमी लड़की के साथ आया होता है शॉपिंग करने के लिए। जब वो लड़की शॉपिंग कर रही होती है तब यहाँ पे तात्सुमी उसके बॉडीगार्ड से बात करता है और वो बॉडीगार्ड बताता है कि क्या तुम्हें पता है इस पूरे कैपिटल को कौन रूल कर रहा है? एक बच्चा। लेकिन ये आधी अधूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि हाँ ये बात सही है कि कैपिटल को एक बच्चा रूल कर रहा है, लेकिन उसके सारे जो फैसले होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही लालची है और एक बुरा इंसान है और उसने चाइल्ड एम्परर को अपने वश में कर रखा है। यही कारण है कि चाइल्ड एम्परर उसके वश में आकर के सारे बुरे फैसले लेता है। और फिर यहाँ पे तात्सुमी समझ जाता है कि यही वो कारण है कि उसके विलेज को बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि इन पोस्टर्स को ध्यान से देखो, इनके ऊपर जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं इनके ग्रुप को बोला जाता है नाइट रेड और इनका जो ग्रुप है वो एक साथ मिल करके हमला करता है अमीर लोगों के ऊपर। फिर रात हो जाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि उस लड़की की जो माँ होती है वो कहीं जा रही होती है और उसके हाथ में एक डायरी होता है। फिर यहाँ पे उसकी माँ बता रही होती है कि इस डायरी के अंदर एक और आदमी का नाम लिख दिया गया है और मेरा मन करता है कि मैं काम लगातार करते रहूं। लेकिन तभी उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पे महल के अंदर सबको पता चल जाता है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। और यहाँ पे तात्सुमी सोच रहा होता है कि कहीं उनके महल के ऊपर नाइट रेड वालों ने हमला तो नहीं कर दिया। और तभी वो खिड़की के बाहर देखता है नाइट रेड की पूरी टीम वहाँ पे होती है और तभी एक लड़की नीचे उतरती है और उसके बाद वो एक एक करके हर एक बॉडीगार्ड की जान ले लेती है। और यहाँ घर के अंदर हम देखते हैं कि उस लड़की के फादर की भी जान ले ली जाती है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक बॉडीगार्ड उस लड़की को लेकर के भाग रहा होता है और बोलता है कि हम लोग स्टोर रूम के अंदर जाकर के छुप जाएंगे। और जैसे वो लोग स्टोर रूम के पास पहुंचते हैं वहाँ पे तात्सुमी भी आ जाता है और यहाँ पे बॉडीगार्ड तात्सुमी को बोलता है कि तुम हमारी प्रोटेक्शन करो ताकि बाकी बॉडीगार्ड जब तक यहाँ पे नहीं आ जाए तब तक मैं जा करके इनको स्टोर रूम के अंदर छुपा देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे नाइट रेड की एक मेंबर आ जाती है और तात्सुमी जैसे उसको देखता है वो लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन ये बोलती है कि तुम हमारे टारगेट नहीं हो। और उसके बाद वो डायरेक्ट बॉडीगार्ड के पास जा करके उसकी जान ले लेती है। फिर इसके बाद ये जा रही होती है उस लड़की की जान लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे तात्सुमी बीच में आ जाता है।
फिर इसके बाद इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने लगती है तात्सुमी से और वो हमला कर देती है उसके सीने के ऊपर। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे तात्सुमी के सीने के ऊपर एक मूर्ति होती है जो कि उसके दद्दू ने उसको दी थी सफर से पहले, और यही कारण था कि मूर्ति के ऊपर हमला हुआ, ना कि उसके ऊपर। फिर यहाँ पे तात्सुमी पूछ रहा होता है कि तुम सब लोग मिल करके इस लड़की की जान क्यों लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे नाइट रेड की जो मेंबर होती है उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी नाइट रेड की दूसरी मेंबर वहाँ पे आ करके उसको ऐसा करने से रोक लेती है और फिर हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने की तात्सुमी से पैसे लिए थे ताकि उसको जॉब दिलवा सके। अब यहाँ पे लड़की तात्सुमी को बोलने लगती है कि तुम्हें लगता है ना कि ये लड़की मासूम है, तो देखो इसका सच क्या है। तो वो लोग स्टोर रूम के अंदर जाते हैं और यहाँ पे तात्सुमी को पता चलता है कि ये लड़की जो है इसका पूरा परिवार मिल करके लोगों को टॉर्चर किया करते थे। और वो ये भी देखता है कि यहाँ पे काफी सारे लोगों की डेड बॉडी लटकी हुई है। न केवल इतना ही बल्कि केज के अंदर भी काफी सारे लोग हैं जो कि मर चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पे तात्सुमी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब वो अपनी ही एक दोस्त को लटका हुआ देखता है, और ये वही दोस्त होती है जो कि उससे बिछड़ गई थी सफर के दौरान। और उसकी बॉडी को देखने के बाद तात्सुमी समझ जाता है कि ना तो उसके शरीर पे कपड़े हैं और ऊपर से लगातार उसे टॉर्चर किया गया है। लेकिन तभी तात्सुमी को केज के अंदर से आवाज आती है और वो देखता है कि उसका दूसरा दोस्त भी वहीं पे कैद है। और वो यहाँ पे तात्सुमी को बताता है कि इस लड़की का परिवार ईविल है क्योंकि वो सबसे पहले तो मदद के बहाने यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद उन्हें बेहोश कर देते हैं और फिर उनकी बॉडी के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं और टॉर्चर करते हैं। तभी नाइट रेड की एक मेंबर बोलती है कि अब तुमने देख लिया कि कैपिटल की असली सच्चाई क्या है, और वो जा रही होती है लड़की को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, और यहाँ पे तात्सुमी खुद उस लड़की को मार देता है। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी अपने दूसरे दोस्त को भी बचा नहीं पाता क्योंकि उसको एक जहर दे दिया गया था, और यही कारण था कि उसका दोस्त धीरे धीरे मर जाता है। फिर यहाँ पे तात्सुमी जब रो रहा होता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग तात्सुमी को भी अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ पे तात्सुमी मना करता है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती उसे अपने हाइड आउट में ले जाते हैं। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पे तात्सुमी अपने दोनों दोस्तों के नाम पे ग्रेव बनाता है और उसके बाद वहाँ पे फूल चढ़ाता है और बोलता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और तभी यहाँ पे ये लड़की आ जाती है। ये बोलती है कि मेरा नाम है लियोनी और तुमने क्या फैसला किया, क्या तुम नाइट रेड की टीम को ज्वाइन करोगे। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी अभी भी सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी लियोनी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाकी मेंबर से मिलाती हूँ। और यहाँ पे पहली मेंबर का नाम होता है सील, दूसरी मेंबर का नाम होता है माइन, लेकिन माइन थोड़ी सी एरोगेंट होती है, और तीसरे मेंबर का नाम होता है बुलेट जो कि इस ग्रुप का सबसे पावरफुल मेंबर है। और यहाँ पे उसकी फाइटिंग स्किल को देख लेने के बाद तात्सुमी भी हैरान था। और फिर यहाँ पे तात्सुमी जब बुलेट से हाथ मिलाता है तो उसे पता चलता है कि बुलेट गे है। और चौथे मेंबर का नाम होता है लबाक जो कि इस ग्रुप का सबसे बड़ा ठरकी है। और उसके बाद वो ग्रुप के सबसे आखिरी मेंबर से मिलता है जिसका नाम होता है अकामे। और जब यहाँ पे ये लोग अकामे से मिलने के लिए आते हैं तभी लोग देखते हैं कि इन्हीं की ग्रुप की बॉस भी वहाँ पे होती है। और ये बॉस फिर तात्सुमी को बोलती है कि कल सुबह तुम्हारे साथ एक मीटिंग है। और यहाँ पे इनकी जो बॉस होती है वो तात्सुमी से पूछती है कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करने वाले हो या नहीं। फिर यहाँ पे तात्सुमी बताता है कि मेरे को इंपीरियल कैपिटल का जो आर्मी है उसको ज्वाइन करना था ताकि मैं अपने विलेज के अंदर हो रही गरीबी को खत्म कर सकूं। तभी वहाँ पे बुलेट बोलता है कि तुम्हारे अकेले विलेज में गरीबी नहीं चल रही है, और भी काफी सारे ऐसे विलेज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा हाल है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपिटल के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है, और इसलिए हमारा ग्रुप यही कोशिश कर रहा है कि हम लगातार करप्शन को खत्म कर सके। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि कैसे हो पाएगा, केवल कुछ लोगों को मार के तो हम करप्शन खत्म नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे उनकी बॉस बताती है कि देखो हमारा ग्रुप बहुत ही छोटा है, लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहा है, और उनका मकसद ये है कि गवर्नमेंट में हो रहे करप्शन को खत्म किया जा सके और जितने भी ऑफिसर्स इस करप्शन के जिम्मेदार हैं उन सबको मार दिया जाए। हमारा काम इतना रहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है उस ग्रुप तक ताकि वो लोग जा करके उनको मार सके। फिर यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि तब तो हम अच्छे लोग हुए क्योंकि हम बुरे लोगों को मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लियोनी बोलती है कि ऐसा नहीं है क्योंकि हम भी करप्शन खत्म करने के लिए लोगों की जान ले रहे हैं, तो एक तरीके से हम भी क्रिमिनल्स हैं। और याद रखना, अगर हम में से कोई भी पकड़ा जाता है तो हमें बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम पकड़े गए तो हमें मार दिया जाएगा। लेकिन आखिरी में तात्सुमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं मदद कर सकूँ लोगों की। फिर यहाँ पे उनकी बॉस बताती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अकामे के अंडर रहना होगा और ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी देखता है कि अकामे के अंडर रहने की वजह से उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, बल्कि वो लगातार लोगों के लिए खाना बना रहा है। और इनफैक्ट उसे पता चलता है कि बाकी मेंबर्स काम पे जा रहे हैं और वो केवल यहाँ पे बैठ के खाना बना रहा है। फिर इसके बाद अकामे उसे सिखाती है कि तुम बिना फिशिंग नेट की मदद से कैसे मछली पकड़ सकते हो। फिर यहाँ पे ये चारों जो बैठ के खाना खा रहे होते हैं तब यहाँ पे लियोनी बताती है कि हमारे पास एक नया मिशन है जिसके अंदर हमें इन दोनों की जान लेनी होगी। और मुझे मेरे क्लाइंट से पता चला है कि गमाल एक ऑयल मर्चेंट है जो कि काफी सारे बुरे काम करता है, लेकिन वो जाकर के पैसे दे देता है ओगर को, जिसके बाद ओगर किसी मासूम को फंसा देता है और यहाँ पे गमाल के ऊपर सारे चार्जेस हटा देता है। और
ऐसा ही हुआ है मेरे क्लाइंट के हस्बैंड के साथ, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। इसलिए मेरा क्लाइंट चाहता है कि इन दोनों की जान ले ली जाए। फिर यहाँ पे बॉस बोलती है कि ठीक है, तुम इस मिशन को कंप्लीट कर सकती हो, लेकिन इसको करने के लिए मेरी कुछ शर्त है। यहाँ पे तुम दोनों जाओगे गमाल के पीछे और वहीं पे तात्सुमी जाएगा ओगर के पीछे उसको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे अकामे बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ओगर बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन बॉस बोलती है कि उसे ये करना ही होगा, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो इस ग्रुप में नहीं रह सकता। अब यहाँ पे तात्सुमी ऐसा करने के लिए मान जाता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, लेकिन अकामे बोलती है कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम यही मान के चलते हैं कि अभी तक से मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर इसके बाद ये दोनों एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें ओगर मिलेगा, क्योंकि ओगर अक्सर इसी जगह पे आया करता है। और यहीं पे लियोनी जो है वो तात्सुमी को अकामे के बारे में बताती है। वो बोलती है कि अकामे को उसकी बहन के साथ अगवा कर लिया गया था कुछ कैपिटलिस्ट के द्वारा। न केवल उन दोनों को बल्कि काफी सारे बच्चों को भी अगवा कर लिया गया था और उन सबको ट्रेनिंग दी जा रही थी असैसिन बनने की। लेकिन ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड थी कि आखिरी तक केवल अकामे ही बच पाई और उसके बाद अकामे ने काफी सारे मिशन को कंप्लीट किया। लेकिन फिर अकामे को पता चला कैपिटल की असली सच्चाई और उसी समय वो मिली थी बॉस से, जिसके बाद उसने कैपिटल का साथ छोड़ दिया और फिर मिलकर के एक टीम बनाई। और इधर पे जब ऑयल मर्चेंट अकेला होता है तभी ये दोनों उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेते हैं। और यहाँ पे ओगर कहीं जा रहा होता है तभी उसके पीछे तात्सुमी आता है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है और मैं तुम्हें इसके बदले कुछ अच्छे पैसे दे सकता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद ओगर बोलता है कि ठीक है, तुम बताओ मुझे क्या काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि कहीं सुनसान जगह पे चलते हैं ताकि हमारी बात कोई सुन ना सके। फिर यहाँ पे तात्सुमी एक्टिंग करने लगता है और बोलता है कि मेरे को मिलिट्री में शामिल होना है। लेकिन यहाँ पे ओगर बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिसकी मदद से तुम मिलिट्री में भर्ती हो जाओ। और इतना बोलने के बाद ओगर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे ओगर को पता चल जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालने वाला था हमला करने के लिए। लेकिन उससे पहले तात्सुमी उस पर हमला कर देता है और यहाँ पे तात्सुमी को ऐसा लगता है कि ओगर मर चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि ओगर ने उसके ऊपर हमला कर दिया है और यहाँ पे ओगर समझ जाता है कि तात्सुमी नाइट रेडर्स के साथ मिल करके काम कर रहा है। फिर यहाँ पे ओगर बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें किसने हायर किया होगा, जरूर उसी लड़की ने जिसके हस्बैंड को मैंने सजा दिलाई है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें मारने के बाद मैं उसको भी मार दूंगा। और ये सुन के तात्सुमी को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही हमला कर देता है ओगर के ऊपर और उसके दोनों हाथ काट देता है। अब यहाँ पे ओगर को कुछ भी समझ में आता उससे पहले तात्सुमी उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है। फिर इसके बाद जब ये लोग हेडक्वार्टर में वापस आते हैं तो यहाँ पे तात्सुमी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे अकामे उसके कपड़े उतार कर देख रही होती है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी। फिर अकामे बताती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। लेकिन फिर बॉस बोलती है कि ये सब छोड़ो, अब तात्सुमी की अगली ट्रेनिंग होगी माइन के साथ। लेकिन इससे पहले तात्सुमी अगले दिन अपनी प्रैक्टिस कर पाता है या फिर अपनी ट्रेनिंग कर पाता, उससे पहले उसे पता चलता है कि उसके हेडक्वार्टर के पास काफी सारे लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे वो लोग देखने जा रहे होते हैं कि ये लोग हैं कौन, क्या ये लोग मदद मांगने आए हैं या फिर इनके हेडक्वार्टर पे हमला करने के लिए आए हैं। फिर जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तभी ब्लैक यहाँ पे तात्सुमी से बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ अच्छा चीज देखना है, और यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि हाँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक चिल्लाता है इनकर्सिया, और इतना बोलने के बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और यहाँ पे ब्लैक बताता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है इंपीरियल रैली, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसकी खासियत क्या है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अकामे को 3 ट्रेटर मिल जाते हैं जो लोग इनके हेडक्वार्टर के पास आ रहे थे, और तुरंत ही अकामे उन तीनों के ऊपर हमला करके उनके गले काट देती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि अकामे की स्वॉर्ड के अंदर जहर लगा हुआ है, इसलिए अकामे की स्वॉर्ड के हमले से अगर आप बच भी जाते हैं लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर अगर हल्का सा कट लग गया तो जहर आपको मार देगा। और यहाँ पे माइन भी नजर रख रही थी एक ट्रेटर के ऊपर जो लगातार भाग रहा था, और तुरंत ही माइन उसको मारने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक और ट्रेटर उसके पीछे से आ जाता है। लेकिन ये एक ट्रैप था जो कि माइन और सैले के द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद सैले तुरंत ही पीछे से आकर के उस ट्रेटर की जान ले लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं लबाक को, जिसने एक ट्रेटर को पकड़ लिया होता है, लेकिन ये ट्रेटर एक लड़की होती है और लड़की बोलती है कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मेरे को जाने दो। लेकिन यहाँ पे लबाक बोलता है कि सॉरी पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिसके बाद लबाक उसकी जान ले लेता है। और यहाँ पे तात्सुमी भी एक ट्रेटर को मार देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि बुलेट के ऊपर काफी सारे ट्रेटर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बुलेट केवल एक ही हमले में उन सबकी जान ले लेता है, और ये चीज देख लेने के बाद तात्सुमी भी हैरान था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि तात्सुमी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है माइन के साथ, और माइन बोलती है कि हमें केस को इन्वेस्टिगेट करने जाना होगा बाहर, और बाहर ले जाकर के वो लगातार उसे शॉपिंग करा रही थी। तो यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि ये सब बहुत बोरिंग है, लेकिन तभी माइन उसे ले जाती है पब्लिक एग्जीक्यूशन के पास, और यहाँ पे उसको बताती है कि ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मासूम लोग हैं उन्हें अधमरा करके छोड़ दिया गया है और वो धीरे धीरे सबके सामने मर रहे हैं। और ये हाल उन सबका होता है जो भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। फिर अगले दिन बॉस इन सबको बताती है कि तुम्हें एक आदमी को मारना होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर का रिलेटिव है, उसका नाम है एडिको। जा करके एक टीम की तरह काम करो और उसको मार दो। और यहाँ रात में जब एडिको एक फंक्शन के अंदर होता है तभी माइन उसके ऊपर लगातार नजर रख रही थी,
और यहाँ पे फिर माइन अपने स्नाइपर से गोली चलाती है और उसकी जान ले लेती है। और जैसे ही ऐसा होता है तुरंत ही गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और लोग ढूंढ रहे होते हैं कि ये सब किसने किया। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइट रेड के बाकी मेंबर्स सभी गार्ड्स को एक एक करके मार रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माइन जब तात्सुमी के साथ जा रही होती है तब उसे अपनी सच्चाई बताती है। वो बोलती है कि मेरा जो जन्म है वेस्ट साइड में हुआ था कैपिटल के, लेकिन कैपिटल के ज्यादातर लोग वेस्ट साइड के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा मानते हैं कि वो आउटसाइडर हैं और इसलिए वहाँ के लोग जब कैपिटल के अंदर आते हैं और उनके बारे में जब सबको पता चल जाता है तो कैपिटल के लोग उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। और इसलिए मैंने नाइट रेड की टीम को ज्वाइन किया ताकि मैं एक ऐसा कैपिटल बना सकूं जहाँ पे हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता हो। अब ये लोग जा रहे होते हैं अपने बाकी मेंबर से मिलने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गार्ड का जो लीडर होता है वो उनके ऊपर हमला कर देता है और वो तात्सुमी पे हमला करके उसे दूर कर देता है माइन से और बाद में बोलता है कि मेरे को माइन की जान लेनी है। अब यहाँ पे माइन लगातार गोलियों से हमला कर रही होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा लीडर के ऊपर और लीडर लगातार उसके पास आ रहा होता है। लेकिन तभी तात्सुमी उसके ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेता है और बाद में माइन को बोलता है निशाना लगाने के लिए। और फिर यहाँ पे माइन निशाना लगाती है और उस लीडर की जान ले लेती है। फिर बाद में माइन बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि तात्सुमी अपनी ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्ड कर देता है। वो बड़े बड़े स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पे बुलेट भी उसकी मदद कर रहा होता है। लेकिन फिर एक रात बॉस इन सबको बुलाती है और बाद में बोलती है कि तुम्हारा जो अगला मिशन है वो ये होगा कि तुम्हें एक सीरियल किलर की जान लेनी है, एक ऐसा किलर जो कि लोगों को मारता है केवल अपने मजे के लिए। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि जरूर जैंग होगा, एक ऐसा एग्जीक्यूशनर जो कि पागल हो गया था और लगातार लोगों की जान ले रहा था। फिर यहाँ पे बॉस बोलती है कि अगर वो जैंग है तो अपना ध्यान रखना। फिर रात हो जाने के बाद ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और सिटी के कई सारे कोनों में ढूंढ रहे होते हैं जैंग को। और हम यहाँ पे देखते हैं कि तात्सुमी अकामे के साथ होता है। फिर तभी तात्सुमी बोलता है कि मेरे को भूख लगी है और जब दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं तभी यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। और यहाँ एक कोने में जब तात्सुमी हल्का हो रहा होता है तभी वो अपने सामने अपनी एक दोस्त को देखता है जो कि ऑलरेडी मर चुकी है। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी लगातार अपनी दोस्त को आवाज देता है लेकिन वो रुकती नहीं। फिर वो दोनों एक जगह पे आके रुक जाते हैं और यहाँ पे तात्सुमी अपने दोस्त को गले लगाता है, लेकिन तुरंत ही वो देखता है कि उसकी दोस्त नहीं बल्कि वो जैक है और यहाँ पे वो अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे जैक बताता है कि मेरे पास भी एक इंपीरियल रेलिक है और इसकी मदद से मैं देख लेता हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है और फिर बाद में मैं उसकी सोच की मदद से उसे फंसाता हूँ और बाद में उसकी जान ले लेता हूँ। अब यहाँ पे तात्सुमी तुरंत ही जैंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जैंग लगातार उसके हर एक हमले से बच जाता है। और फिर इसके बाद जब जैंग हमला करता है तात्सुमी के ऊपर तो तात्सुमी के हाथ पे हमला करता है और उसके बाद वो ये कोशिश करता है कि लगातार वो उसके जॉइंट्स पे हमला करते रहे। ऐसा करने की वजह से होता ही है कि तात्सुमी अपने स्वॉर्ड को उठा तक नहीं पाता और तभी मौका मिलते जैंग तुरंत उस पर हमला करने के लिए चला जाता है ताकि वो तात्सुमी की जान ले सके। लेकिन एन वक्त पे वहाँ पे अकामे आ जाती है। अब यहाँ पे अकामे लगातार जैंग के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन इससे जैंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैंग लगातार उसके हर एक हमले को डॉज भी कर रहा था और ब्लॉक भी कर ले रहा था क्योंकि यहाँ पे जैंग पहले ही अकामे के हर एक हमले को पहले ही पढ़ ले रहा था उसके दिमाग से। उसको पता चल जा रहा था कि अकामे कहाँ पे हमला करेगी और कैसे हमला करेगी और यही कारण था कि वो बहुत आराम से अकामे से लड़ पा रहा था। और यहाँ पे अकामे को भी पता चल जाता है कि अगर उसे जैंग को हराना है तो उसे कुछ भी नहीं सोचना होगा, उसे अपना दिमाग को खाली करना होगा और ऐसा हमला करना होगा जो जैंग ने कभी सोचा ना हो। फिर इसके बाद अकामे एक जगह पे रुक जाती है और कुछ भी नहीं सोचती और उसके बाद डायरेक्ट हमला करने चली जाती है जैंग के ऊपर सामने से। लेकिन जैंग इस हमले को भी रोक लेता है और फिर यहाँ पे जैंग बताता है कि मैं केवल तुम्हारे दिमाग को नहीं बल्कि तुम्हारे मसल मूवमेंट को भी देख करके बता सकता हूँ कि तुम कहाँ पे हमला करने वाली हो। और फिर इसके बाद जैंग एक इल्यूजन क्रिएट करता है जहाँ पे वो अकामे को दिखाता है कि जिस आदमी से तुम लड़ रही हो वो तुम्हारी ही बहन है और इसके बाद वो हमला करने के लिए चला जाता है अकामे के ऊपर। लेकिन यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा था कि अकामे हमला नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे अकामे और भी जोर से हमला करने लगती है और फिर अकामे बताती है कि मेरी बहन मुझसे प्यार करती थी इसलिए वो कभी मुझ पे हमला करेगी ही नहीं। और इतना बोलने के बाद अकामे लगातार फिर जैंग के ऊपर हमला करने लगती है। वो इतनी ज्यादा रफ्तार में हमला कर रही होती है कि यहाँ पे जैंग को भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और जब तक उसे कुछ समझ में आता तब तक उसके जो दोनों ब्लेड थे वो टूट जाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे अकामे उसका गला काट देती है। फिर अगले दिन तात्सुमी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है सैले के साथ और यहाँ पे सैले उसे एक हैवी आर्मर पहना करके पानी के अंदर भेज देती है और बताती है कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ताकि तुम अपना खुद का वेट उठा सको। फिर यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि पर मैंने तो तुम्हें घर का कोई भी काम करते हुए नहीं देखा, ऐसा क्यों है। फिर यहाँ पे सैले बताती है कि मैं घर के काम में बहुत बुरी हूँ। फिर यहाँ पे तात्सुमी पूछता है कि पर तुमने इस टीम को ज्वाइन क्यों किया। फिर यहाँ पे सैले बताती है कि मैं ओल्ड एरिया में रहती हूँ कैपिटल के और वहाँ पे मैं जितने भी छोटे काम किया करती थी मैं उसमें कुछ ना कुछ गलत कर देती थी जिसकी वजह से होता ही था कि लोग मेरे को नापसंद करते थे और लगातार मेरे को चिढ़ाते थे। लेकिन मेरी एक ऐसी दोस्त थी जो मेरे को बहुत पसंद करती थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन मेरी दोस्त का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो वहाँ पे आ जाता है और वो बेमतलब का ही मेरी दोस्त को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तब यहाँ पे मैंने अपने हाथ में एक चाकू उठा लिया था और उसकी मदद से मैंने उसका गला काट दिया और ऐसा करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन मेरी दोस्त के ऊपर इसका बहुत बुरा असर हुआ, उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा और उसने मुझसे बात ही करना छोड़ दिया। लेकिन बाद में मेरे को ये बात पता चली कि जिस आदमी की मैंने जान ली थी उसके कुछ साथियों ने मिल करके मेरे दोस्त के परिवार वालों को मार दिया है। फिर बाद
बाद में मैंने उन सभी आदमियों को मार दिया, और क्योंकि किसी की जान लेने से मेरे को खुशी मिलती है इसलिए मैंने इस टीम को ज्वाइन कर लिया। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तात्सुमी बॉस को जाकर के बोलता है कि मेरे को भी एक रेलिक चाहिए। फिर वो बोलती है कि ठीक है, इस बुक के अंदर देखो काफी सारे रेलिक हैं, तुम्हें जो भी रेलिक चाहिए तुम बोलो, हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि सबसे पावरफुल रेलिक कौन सा है। फिर बॉस बताती है कि सबसे पावरफुल रेलिक एक लड़की के पास है जिसकी मदद से वो आइस बना सकती है, और बोला जाता है कि वो भी फिलहाल के लिए गई है नॉर्थर्न ट्राइब के प्रिंस के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि नॉर्थर्न ट्राइब का प्रिंस आज तक किसी से नहीं हारा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्थर्न ट्राइब का जो प्रिंस है वो हार चुका है और लड़की उसको अपना पालतू पेट बना के रखती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर के सामने एक आदमी आकर के बताता है कि नाइट रेड्स की पावर बढ़ते जा रही है, हमें जल्द से जल्द उन्हें खत्म करना होगा। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि चिंता मत करो, नॉर्थ ट्राइब का जो प्रिंस है वो हार चुका है, इसलिए वहाँ का जो जनरल है जिसका नाम है एसडेथ, उसको यहाँ पे बुला लो और उसको बोलो कि जाकर के नाइट रेड के हर एक मेंबर को खत्म कर दे। और ये एसडेथ वही है जिसके पास आइस रेलिक की पावर है। और फिर अगले दिन जब तात्सुमी यहाँ पे लियोनी के साथ घूम रहा होता है तभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि इन सबके पैसे लियोनी ने लूट लिए होते हैं। तब हम देखते हैं कि दोनों भागने लगते हैं, लेकिन फिर रास्ते में दोनों बिछड़ जाते हैं और यहाँ पे तात्सुमी को समझ में नहीं आता कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी उसके सामने एक लड़की आती है, वो बताती है कि मैं कैपिटल की एक गार्ड हूँ और ये जो कुत्ता तुम देख रहे हो ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि मेरा इंपीरियल रेलिक है, इसका नाम है कोरो। और फिर इसके बाद ये गार्ड तात्सुमी को एक जगह पे ले आकर के छोड़ देती है। फिर यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि आपका शुक्रिया, मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये गार्ड जा रही होती है तो लगातार यही सोच रही होती है कि मुझे नाइट रेड से बदला लेना है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़की ओगर को अपना गुरु मानती थी और उसको ऐसा लगता है कि नाइट रेड ने मेरे गुरु की जान ली है, इसलिए मैं उन सबको मार दूंगी। और फिर रात हो जाने के बाद लियोनी और तात्सुमी मिल जाते हैं। फिर इसके बाद दोनों मिल करके रेड लाइट एरिया में चले जाते हैं अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे लियोनी बताती है कि हमें एक ऐसे आदमी को मारना होगा जो कि रेड लाइट एरिया में लड़कियां सप्लाई करता है, न केवल लड़कियां सप्लाई करता है बल्कि उनको ड्रग्स भी देता है। और फिर इसके बाद ये दोनों उस घर में चले आते हैं जहाँ पे वो आदमी था और फिर एक एक करके वहाँ के सभी लोगों की जान ले लेते हैं और आखिरी में उस आदमी को भी मार देते हैं। फिर ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनके अलावा एक और टीम है जो मिशन पे आई है और ये टीम होती है माइन और सैले की। और ये दोनों ही अपना मिशन कंप्लीट करके जब वहाँ से जा रहे होते हैं तभी इनके सामने वो लड़की आ जाती है जिसने तात्सुमी की मदद की थी। और ये लड़की बताती है कि मेरा नाम है सीरियू और यहाँ पे मैं आई हूँ तुम लोगों से बदला लेने के लिए, क्योंकि तुमने मेरे डैड और मेंटोर ओगर की जान ले ली है। और तभी माइन यहाँ पे लगातार हमला कर देती है सीरियू के ऊपर, लेकिन बीच में ही कोरो आ जाता है और वो सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कोरो को कुछ भी नहीं होता, वो अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लेता है। और ये चीज देख लेने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि उस लड़की का ये रेलिक है। अब ये दोनों सोचते हैं कि हमें लगातार उस रेलिक पे हमला करना होगा। ये दोनों ऐसा करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रेलिक लगातार अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है। तब यहाँ पे माइन बताती है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे रेलिक को बोला जाता है ऑर्गेनिक रेलिक, जिनके अंदर जान होती है। और अगर इस रेलिक को खत्म करना है तो हमें इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इतना बोलने के बाद माइन लगातार हमला कर रही होती है उस इंपीरियल रेलिक के ऊपर। वो सोच रही होती है कि कैसे भी करके उसे इसका कोर पता करना होगा, इसलिए वो लगातार बड़े हमले कर रही होती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उतने देर में सीरियो एक सीटी बजाती है। अब ये सीटी इसलिए बजाई जाती है ताकि बाकी गार्ड्स को भी वहाँ पे बुलाया जा सके, लेकिन तुरंत ही सैले उसके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे सैले सोचती है कि अगर इस इंपीरियल रेलिक का मालिक मर जाए तो हो सकता है इंपीरियल रेलिक भी काम करना बंद कर दे। और फिर यहाँ पे सैले लगातार सीरियो के ऊपर हमला करके उसके दोनों हाथ काट देती है। लेकिन यहाँ पे सीरियो के हाथों में हथियार छुपे हुए थे और उसकी मदद से वो लगातार सैले के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन सैले उसके हर एक हमले से बच जाती है और बाद में उसके उन दोनों हाथों को भी काट देती है जिनके अंदर हथियार छुपे हुए थे। और तभी यहाँ पे सीरियो अपने रेलिक को बोलती है कि फुल पावर में हमला करो। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका रेलिक एक बर्ज़र्क मोड में आ जाता है और फिर लगातार हमला करने लगता है माइन के ऊपर और माइन को आखिरी में पकड़ लेता है। और फिर यहाँ पे उसका जो रेलिक होता है वो माइन को अपने हाथ से कुचलने वाला था, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे सैले आ जाती है और उसका एक हाथ काट के माइन की जान बचा लेती है। लेकिन तभी सैले को एक गोली लगती है जो कि सीरियो ने अपने मुंह के अंदर चलाई थी, क्योंकि उसने अपने मुंह के अंदर एक हथियार को छुपा के रखा था। और यहाँ पे सीरियो के रेलिक को एक मौका मिल जाता है और वो तुरंत ही सैले के ऊपर हमला करके उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पे ये चीज देख करके माइन को बहुत गुस्सा आता है, वो सोचती है बदला लेने का, लेकिन माइन का एक हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी था, जिसके बाद वो अपने हथियार को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। और उतनी देर में वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सैले अभी जिंदा थी, वो तुरंत ही अपने हथियार के अंदर से एक रोशनी निकालती है और फिर उसके बाद माइन को बोलती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अब माइन वहाँ से भाग जाती है और तभी सीरियो फिर अपने रेलिक को बोलती है कि सैले की जान ले लो। और उसका जो रेलिक होता है वो सैले की पूरी बॉडी को खा जाता है। और यहाँ पे नाइट रेड के हर एक मेंबर को जब सैले के बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके अलावा तात्सुमी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि हमें बदला लेना होगा। लेकिन तभी बुलेट उसे एक पंच मारता है और बोलता है कि होश में आओ। हम सबको ये बात अच्छे से
से पता है कि हम जिस भी मिशन में जाते हैं उसके अंदर हमारी जान जाने का खतरा है, इसलिए अभी के लिए हमें शांत रहना होगा और ये सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि अगले मिशन में ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन यहाँ पे माइन अपना मन बना लेती है कि वो उन दोनों से बदला लेके रहेगी और यहाँ पे हम देखते हैं कि एशडेथ भी पहुंच जाती है कैपिटल के अंदर। वो जाकर के सीधा चाइल्ड एम्परर से मिलती है और उसको सारी बात बताती है कि मैंने नॉर्थर्न ट्राइब को जीत लिया है। फिर एम्परर बोलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अगला तुम्हारा काम होगा कि तुम्हें नाइट रेड को खत्म करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले दिन से तात्सुमी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि अपने आप को ताकतवर बना सके। लेकिन तभी बुलेट बीच में आकर के अचानक से तात्सुमी के ऊपर हमला कर देता है और उसे पंच मार करके बोलने लगता है कि देखो, असली लड़ाई में तुम्हारे आसपास काफी सारे लोग होंगे, इसलिए तुम्हें उनके ऊपर भी ध्यान रखना होगा, कहीं वो अचानक से हमला ना कर दें। फिर इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैपिटल कितना बुरा है। तभी उनके सामने 3 लोग आ जाते हैं और वो एक एक करके सबकी जान ले लेते हैं और इन तीनों को बोला जाता है 3 बीस्ट, जिन्हें एशडेथ ने भेजा था ताकि उस रॉयल फैमिली को खत्म कर सके। और ये लोग बहुत ही ब्रूटल वे में हर एक को मारते हैं और वहां से जाने से पहले ये लोग एक पर्चा फेंक देते हैं वहां पे जिसके ऊपर नाइट रेड का सिंबल था। और यहाँ पे इनकी बॉस सबको बताने लगती है कि एशडेथ बहुत ही गलत काम कर रही है, वो सभी मासूम लोगों को मार दे रही है जो कि कैपिटल के खिलाफ है। और आखिरी में मारने के बाद वहाँ पे एक पर्चा डाल दे रही है नाइट रेड का, ताकि सबको ये लगे कि नाइट रेड ने किया है। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो एक एक करके सभी रॉयल फैमिली के मेंबर या फिर वीआईपीज को मार दे, क्योंकि ये सारे वो वीआईपीज हैं जो कि गवर्नमेंट के हटने के बाद कैपिटल को चलाएंगे और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए लियोने तुम चले जाओ एशडेथ के ऊपर नजर रखने के लिए और बाकी जो मेंबर्स हैं वो सारे आपस में बढ़ जाएंगे 2 टीम में और फिर उसके बाद इधर उधर चले जाएंगे ताकि वो लोग बाकी वीआईपीज के ऊपर नजर रख सके ताकि उनको कोई ना मार दे। और इसके बाद हर कोई अलग अलग जगह पे चला जाता है ताकि बाकी वीआईपीज के ऊपर नजर रखी जा सके ताकि उनको कोई ना मार दे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तात्सुमी बुलेट के साथ एक शिप के ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से तात्सुमी को एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद तात्सुमी को नींद आ रहा होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी उसके आसपास लोग होते हैं वो सब पहले ही सो जाते हैं वो आवाज सुनने के बाद। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी कैसे भी करके अपने आप को संभालता है और शिप के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और तभी उसके सामने एक बीस्ट आ जाता है। वो समझ जाता है कि तात्सुमी नाइट रेड का ही एक मेंबर है, इसलिए वो तात्सुमी को एक स्वॉर्ड देता है ताकि दोनों के बीच में फाइट हो सके। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी को नहीं पता कि उसके अपोनेंट के पास एक रिलीम है और उसके अपोनेंट के पास जो इंपीरियल रिलीम है वो बेसिकली उसका वेपन है, जिसकी मदद से वो लगातार यहाँ पे तात्सुमी के ऊपर हमला कर रहा होता है और तात्सुमी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे बीस्ट अपने वेपन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और एक पार्ट सीधा फेंकता है तात्सुमी की तरफ। और यहाँ पे तात्सुमी को ऐसा लगता है कि उसके पास अच्छा मौका है इस आदमी को हराने का, इसलिए वो तुरंत ही उसके हमले से बचता हुआ उसकी तरफ जा रहा होता है। लेकिन बीच में ही बुलेट आ जाता है और वो तात्सुमी को एक पंच मारता है और बोलता है कि तुम गधे हो, तुम अभी उसकी चाल में फंसने वाले थे। और इतना बोलने के बाद बुलेट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने रिलीम के अंदर। फिर उसके बाद वो इस बीस्ट से अकेले लड़ने वाला था, लेकिन तुरंत ही 2 और बीस्ट उसके पीछे से आकर के उस पर हमला करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे बुलेट तुरंत ही दोनों बीस्ट के ऊपर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है और बुलेट की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि दोनों बीस्ट उसको देख ही नहीं पाते। और फिर इसके बाद वो चला जाता है तीसरे बीस्ट को मारने के लिए और उसकी बॉडी को 2 टुकड़ों में काट देता है। और ये चीज देखने के बाद तात्सुमी भी हैरान था। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बुलेट के पास्ट को, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में बुलेट जिस जनरल के अंदर काम किया करता था उसे सजा दी जा रही थी कैपिटल के द्वारा। अब यहाँ पे जनरल को यकीन था कि कोर्ट में उसकी बात सुनी जाएगी और उसको दोषी करार नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि कोर्ट में भी सब लोग यही बोलते हैं कि सारी गलती जनरल की है और यहाँ पे जनरल को उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब जनरल के जेल में जाने के बाद हर कोई बुलेट पे भी शक कर रहा होता है और बुलेट के ऊपर भी वो लोग गलत आरोप लगा देते हैं और उसके बाद उसको भी जेल में डाला जा रहा था। लेकिन यहाँ पे बुलेट अपने रिलीम का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उन 2 बीस्ट में से एक बीस्ट का नाम होता है लीवर और यही वो जनरल होता है जिसके अंडर में बुलेट काम किया करता था। और तभी लीवर यहाँ पे बुलेट के सामने आता है और बोलता है कि मेरे पास भी एक रिलीम है और इसकी मदद से मैं पानी को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो अचानक से बुलेट के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे बुलेट चले जाता है लीवर से लड़ने के लिए और उतनी देर में तात्सुमी चला जाता है उस दूसरे बीस्ट को मारने के लिए। लेकिन उस दूसरे बीस्ट की जो स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि तात्सुमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो कैसे भी करके लगातार लड़ रहा होता है क्योंकि उसने अकामे के साथ बहुत ट्रेनिंग की होती है। और उस ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि यहाँ पे तात्सुमी अपने अपोनेंट से लड़ पा रहा है। और यहाँ पे लीवर जो है लगातार अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है ताकि बुलेट को हराया जा सके, लेकिन बुलेट तब भी नहीं हारता। फिर यहाँ पे लीवर बोलता है कि बुलेट, हमने काफी सारी लड़ाई एक साथ लड़ी हैं, इसलिए मेरे को पता है कि तुम किस तरीके से अटैक करते हो। और इतना बोलने के बाद वो बुलेट के ऊपर लगातार पानी से अटैक कर रहा होता है। अब इतना सारा पानी का अटैक होने की वजह से यहाँ पे बुलेट का जो रिलीम होता है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद बुलेट का रिलीम अपने आप गायब हो जाता है। अब यहाँ पे बुलेट देखता है कि तात्सुमी भी बहुत ज्यादा थक
चुका है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे लीवर आता है और बताता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि तुम अपने रिलीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे ब्लैड बोलता है कि यही बात मैं तुम्हारे लिए भी बोल सकता हूँ क्योंकि लगातार स्पेशल मूव का इस्तेमाल करने की वजह से तुम भी बहुत ज्यादा थक गए हो और तुम्हें अंदरूनी चोट बहुत ज्यादा आई है। इसका मतलब ये है कि तुम भी अपने रिलीम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और फिर यहाँ पे दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों के हाथ में एक स्वॉर्ड होगी और उसी की मदद से अब दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लीवर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है एक वायरस से और उसके बाद दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोनों की फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बुलेट जीत रहा होता है और वो लगातार जख्मी कर देता है लीवर को। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लीवर के मुंह से जितना खून निकल रहा होता है लीवर उसको कंट्रोल करने लगता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड भी एक तरीके से लिक्विड होता है। फिर उसके बाद लीवर उसको कंट्रोल करता है और बदल देता है छोटे छोटे बुलेट्स में और उसके बाद लगातार फायरिंग करने लगता है यहाँ पे बुलेट के ऊपर। अब यहाँ पे बुलेट अपना डिफेंस तो कर लेता है लेकिन कुछ गोलियां उसके शरीर के आर पार चली जाती हैं और फिर आखिरी में वो लीवर के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद अब लीवर मरने वाला था। लेकिन यहाँ पे मरने से पहले लीवर बताता है कि उसने एस डेथ की टीम को ज्वाइन क्यों किया था। वो बताने लगता है कि जब मैं जेल के अंदर सड़ रहा था तब एस डेथ ने मेरे को जेल से निकाला। वो बोलने लगती है कि तुम जैसा योद्धा जेल के अंदर अच्छा नहीं लगता और ऊपर से मैंने भी उसका साथ दिया ताकि मैं खुली हवा में सांस ले सकूं और मैं मरने से पहले किसी के साथ लड़ाई कर सकूं। अब यहाँ पे मैं तो मरने वाला हूँ लेकिन मेरे साथ बुलेट तुम भी मरोगे क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर तुमने देखा होगा कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ इंजेक्ट किया था, वो बेसिकली एक पॉइजन था और क्योंकि मैंने अपने ब्लड की मदद से तुम्हारे ऊपर हमला किया था तो इसलिए अब तुम्हारे बॉडी के अंदर भी वो पॉइजन जा चुका है। और इतना बोलने के बाद लीवर वहीं पे मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो तीसरा बीस्ट भी आ जाता है और इस बार वो अपनी बॉडी को एनहांस कर लेता है ताकि इन दोनों से लड़ सके। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी सोच रहा है कि अब मैं इससे कैसे लड़ूंगा क्योंकि यहाँ पे बुलेट घायल हो चुका है और वो लड़ नहीं सकता और तात्सुमी सोच रहा होता है कि मैं पहले भी इससे हार चुका हूँ। तभी यहाँ पे बुलेट अपना रिलीम दे रहा होता है तात्सुमी को और बोलता है कि इसके साथ फ्यूज हो जाओ। लेकिन यहाँ पे बीस्ट बोलता है कि ऐसी गलती मत करना, उसका रिलीम अगर तुम्हारी बॉडी के पावर से ज्यादा हुआ तो तुम्हारा बॉडी उसके पावर को झेल नहीं पाएगा, जिसके बाद तुम मर सकते हो। फिर यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि शायद तुम सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे बुलेट उसको एक पंच मारता है और बोलता है कि अपने अपोनेंट को डिसाइड मत करने दो कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। और फिर इसके बाद तात्सुमी उसके हाथों से स्वॉर्ड ले लेता है और तुरंत ही इनकर्सिया को रिलीज करता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से स्वॉर्ड के अंदर से एक बीस्ट बाहर निकलता है। ये बेसिकली वो बीस्ट होता है या फिर ड्रैगन होता है जिसके स्किन से ही इस आर्मर को बनाया गया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकर्सियो अपने आप को ढाल लेता है तात्सुमी की बॉडी के हिसाब से। और फिर इसके बाद वो तीसरा वाला जो बीस्ट होता है वो अचानक से हमला कर देता है तात्सुमी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी की पावर इतनी ज्यादा होती है कि तात्सुमी केवल एक ही पंच में उसको हरा देता है। न केवल हरा देता है बल्कि उसकी जान भी चली जाती है। और बुलेट ये नजारा देखने के बाद बहुत खुश होता है और बोलता है मरने से पहले कि मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मेरी पावर को भी सरपास कर दोगे और तुम बहुत ताकतवर बनोगे, लेकिन हो सकता है वो दिन देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और इतना बोलने के बाद बुलेट वहाँ पे मर जाता है और तात्सुमी जब उसके पास आता है तो लगातार बस रो रहा था। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन से यहाँ पे सभी लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और इस बार ये लोग बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं क्योंकि इनके मेंबर सब बहुत कम बचे। तभी इनकी बॉस इनके सामने आकर के बताती है कि मैं कुछ वेपन्स को कहीं पे रखने जा रही हूँ। और इसके अलावा मेरे को सुनने में आया है कि एसडेथ अपनी टीम बना रही है, इसलिए मेरे को भी कुछ मेंबर्स को शामिल करना होगा अपनी टीम में ताकि हमारी टीम और बड़ी हो सके। और जब तक मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी तब तक यहाँ के सारे फैसले अकामी लेगी। और इधर पे हम कैपिटल के अंदर देखते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे लोग आकर के एक जगह बैठे होते हैं और इन्हीं टीम के अंदर अकामे की बहन भी होती है जिसका नाम होता है कुरुमी। और इस टीम के अंदर हम देखते हैं कि सीरियो भी होती है। तभी एसडेथ वहाँ पे आकर के बताती है कि हम सबको एक टीम की तरह काम करना होगा और हमारी नई टीम का नाम होगा येगर्स। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तात्सुमी को पता चलता है कि नाइट रेड का एक और हाइड आउट है जो कि सिटी के अंदर है, लेकिन यहाँ पे लोग ज्यादातर आते नहीं क्योंकि यहाँ पे इन्हें पकड़े जाने का डर है। और यहाँ पे आने के बाद लबाक इन दोनों को बताता है कि देखो हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम लोग एसडेथ की नई टीम के ऊपर नजर रख सके। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी पूछता है कि क्या सही में एसडेथ उतनी पावरफुल है जितनी बताई जाती है। फिर यहाँ पे लबाक उसे एक स्टोरी बताता है। वो बोलता है कि बहुत साल पहले जब साउथ वेस्टर्न ट्राइब ने हमला करने की कोशिश की थी कैपिटल के ऊपर क्योंकि कैपिटल उनके हक को छीन रहा था और फिर कैपिटल वालों ने काफी सारे सोल्जर्स भेजे थे ट्राइब को खत्म करने के लिए, लेकिन सोल्जर्स इससे पहले ट्राइब तक पहुंच पाते और रास्ते में ही मर जा रहे थे और कोई भी जंगल में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा था। और तब जाकर के कैपिटल वालों ने एसडेथ को भेजा था, लेकिन एसडेथ के साथ हमारी बॉस भी जा रही थी क्योंकि वो पहले कैपिटल में ही काम किया करती थी। लेकिन जैसे ही उस जगह पे एसडेथ की टीम पहुंची उन्होंने एक एक करके हर एक ट्राइब वाले को मार दिया और हमारी बॉस को अच्छा नहीं लगा। उन्हें समझ में आ गया था कि कैपिटल वाले हर एक की जान ले लेंगे जो भी अपने हक के लिए लड़ेगा और मासूमों की जान ले रहे हैं, इसलिए फिर हमारी बॉस ने डिसाइड कर दिया उनको छोड़ने का। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम एसडेथ से मिलो तो एक काम करो, सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है जहाँ पे दो लोग आपस में
फाइट करेंगे और ये खुद एज डेथ ने ऑर्गेनाइज करवाया है, तो तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर तुम जीत जाते हो तो हो सकता है तुम्हें एज डेथ से मिलने का मौका मिल जाए। और फिर अगले दिन तात्सुमी चला जाता है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए और फिर वो अपने सामने जो भी अपोनेंट उसके आते हैं उन सबको हरा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी केवल मैच ही नहीं जीतता बल्कि वो एज डेथ का दिल भी जीत जाता है। और जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो हम देखते हैं कि एज डेथ वहाँ पे आती है, उसके गले में एक पट्टा बांधती है और उसको अपने साथ ले जाती है। और फिर रात हो जाने के बाद एज डेथ अपनी टीम एगर से मिलवाती है तात्सुमी को और उसके बाद दिखाती है कि मेरी टीम कितनी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे उसकी टीम की पावर देख लेने के बाद तात्सुमी भी हैरान था। फिर रात हो जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एज डेथ अलग ही अवतार में होती है और ऊपर से वो कुछ करना चाहती थी यहाँ पे तात्सुमी के साथ। लेकिन तभी तात्सुमी बोलता है कि मैं नाइट रेड का एक मेंबर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो ताकि हम लोग बदल सके कैपिटल के आने वाले फ्यूचर को। लेकिन यहाँ पे एज डेथ उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि देखो नेचर का ये रूल है, जो भी ताकतवर है वो हमेशा रूल करेगा और जो कमजोर है वो उसको सर्व करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कमजोरों का फायदा उठाओगे। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तुरंत ही एज डेथ बोलती है कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और फिर तात्सुमी रुक जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सब लोग हंटिंग पे जा रहे होते हैं और यहाँ पे एज डेथ बोलती है कि तात्सुमी भी हमारे साथ आएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तात्सुमी को वेव के साथ भेज दिया जाता है हंटिंग के ऊपर। लेकिन तुरंत ही उनके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और इस बात का फायदा उठा करके तुरंत ही तात्सुमी वहाँ से भागने लगता है। और रास्ते में वो अपने इनकर्सियों का इस्तेमाल करता है और अपना हुलिया बदल लेता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वेव को, जिसको पता चलता है कि तात्सुमी भाग गया और वो सोच रहा होता है कि अगर वो बिना तात्सुमी के वापस गया अपने बेस के ऊपर तो एज डेथ उसे मार देगी। और फिर वो अपने रिलीम का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है ग्रैंड चैरियोट। और यहाँ पे वो तात्सुमी को ढूंढ भी लेता है। लेकिन क्योंकि तात्सुमी ने अपना रूप बदल लिया था, जिसके बाद उसको ऐसा लगता है कि तात्सुमी नहीं बल्कि नाइट रेड का एक मेंबर है और वो तुरंत ही उस पर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी का मेन मोटिव होता है किसी तरीके से यहाँ से भागने का, इसलिए वो ज्यादा लड़ता नहीं और कैसे भी चकमा दे देता है वेव को और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस चक्कर में उसको काफी ज्यादा डैमेज झेलना पड़ता है, जिसके बाद वो एक जगह पे जाकर के बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पे अकामे और लबाक आते हैं और उसको लेके वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेव को सजा दी जा रही होती है। फिर यहाँ पे एज डेथ बताती है कि कैसे भी करके तात्सुमी को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम इसे जिंदा ले आ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो उसे मार देना। लेकिन दूसरी तरफ एज डेथ अपने मन में ये बात भी सोच रही होती है कि उनमें से कोई भी तात्सुमी को नहीं मार पाएगा। तात्सुमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे हम देखते हैं तात्सुमी को, जो कि एगर टीम के बारे में अपनी पूरी टीम को बता देता है और बताता है कि वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एगर टीम का ही एक मेंबर जिसका नाम है डॉक्टर स्टाइलिश, वो अपने कुछ एडवांस सोल्जर्स के साथ मिल करके यहाँ पे आता है और उनके हाइड आउट के बारे में पता लगा लेता है। लेकिन यहाँ पे ये लोग दारू पी करके टून हो जाते हैं क्योंकि इन्हें खुशी होती है कि तात्सुमी वापस आ गया। और जब लियोने बाहर आती है पानी पीने के लिए, तभी एक सोल्जर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद डॉक्टर स्टाइलिश अपने सभी सोल्जर्स को बोलता है एक साथ हमला करने के लिए। और ऐसा होने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे लबाक की नींद खुल जाती है। फिर लबाक देखता है कि लगातार उसके ट्रैप में कोई ना कोई फंस रहा है और उसको ये बात भी समझ में आ जाती है कि अपोनेंट चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। और तभी लबाक देखता है कि उसके सामने काफी सारे अपोनेंट एक साथ उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे लबाक अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। तभी अकामे वहाँ पे आकर के सबको एक ही बार में मार देती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसको डॉक्टर ने भेजा होता है और ये आदमी बोलता है कि मुझे अकामे से लड़ना है और वो फिर अकामे से फाइट स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे तात्सुमी भी उठ जाता है और बाद में अपने इनकर्सियों में आकर के लगातार हर एक सोल्जर को मार रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसा आदमी आता है जिसके पास एक ऐसा वेपन होता है जो कि तात्सुमी को चाहिए था और ये वेपन होता है सैले का। अब यहाँ पे तात्सुमी लगातार इस आदमी से लड़ रहा होता है लेकिन घायल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैले का जो वेपन होता है वो किसी भी चीज को काट सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे माइन आकर के बोलने लगती है कि तुम इस वेपन के काबिल नहीं हो और ये आदमी तुरंत ही चला जाता है माइन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे माइन अपने वेपन से इतना बड़ा ब्लास्ट करती है कि वो आदमी भाप बन जाता है और उसके बाद उसका जो वेपन है वो वहीं पे रह जाता है। और तभी इनकी बॉस भी वहाँ पे आ जाती है और वो अपने साथ 2 नए लोगों को लेकर के आती है जो कि उनकी टीम को ज्वाइन करेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये आदमी माइन और तात्सुमी के ऊपर हमला करने वाला होता है पीछे से, जिसने कि लियोने के ऊपर हमला किया था। लेकिन जैसे वो ऐसा करने वाला था तुरंत ही वहाँ पे लियोने आती है और उसको पीट देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अकामे जिस अपोनेंट से लड़ रही होती है वो उसके ऊपर लगातार कट लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका अपोनेंट मरता नहीं क्योंकि उसके अपोनेंट की आधे ज्यादा बॉडी मैकेनिकल है। और यहाँ पे अकामे जितने भी उसकी बॉडी पार्ट को काट रही थी वहाँ से उसका एक हथियार निकल आता है। तब ये देख करके लबाक बोलता है कि अब बहुत हुआ और तभी लबाक पीछे से हमला करके उसकी जान ले लेता है। फिर ये सब लोग एक जगह पे आके मिल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ पे डॉक्टर अपने सभी सोल्जर्स के साथ आ जाता है और इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तुरंत ही डॉक्टर इनके ऊपर एक गैस से हमला करता है जिसके बाद हर किसी को नींद आ रही थी। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी ने क्योंकि अपना रिलीम पहना हुआ है तो इसकी वजह से उसे नींद नहीं आती और वो सोच रहा होता है कि उसे इन सब के लिए लड़ना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके नए टीम मेंबर में से एक वहाँ पे आता है और लगातार हर एक सोल्जर को मार देता है। लेकिन इनमें से कुछ सोल्जर ऐसे होते हैं जो मरने के बाद अचानक से उनकी बॉडी ब्लास्ट करने लगती है और ये आदमी भी उसके चपेट में आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस आदमी को कुछ नहीं होता, ये अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक आदमी नहीं है
बल्कि ये एक ऑर्गेनिक रिलीम है और ये केवल बॉस की ही बात सुनेगा। और इधर पे हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने बच्चे और सोल्जर के साथ मिल करके वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन बॉस ये सब देख लेती है और वो फिर अपने ऑर्गेनिक रिलीम को वहाँ पे भेज देती है। अब उसके वहाँ पे आ जाने के बाद डॉक्टर को ऐसा लगता है कि वो फंस गया है, इसलिए वो तुरंत एक ड्रग ले लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी एक बीस्ट में बदल जाती है और वो अपने खुद के सोल्जर्स को खा लेता है ताकि अपनी पावर को बढ़ा सके। फिर इसके बाद ये ऑर्गेनिक रिलीम चला जाता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन इसकी पावर बहुत कम होती है इसके सामने, इसलिए वो उसको हरा नहीं पाता। फिर यहाँ पे तात्सुमी अकामे को अपने कंधे पे उठा लेता है ताकि उस पर हमला करने के लिए जा सके। और यहाँ पे अकामे अपने स्वॉर्ड की मदद से लगातार हमला तो करती है, लेकिन डॉक्टर की स्किन इतनी ज्यादा सख्त होती है कि उसको काटा नहीं जा सकता। और तभी अकामे देख लेती है कि डॉक्टर की असली बॉडी ऊपर में है और वो फिर तात्सुमी को बोलती है कि मेरे को ऊपर लेके चलो। जैसे वो दोनों ऊपर जाते हैं वो लोग अचानक से डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं पीछे से, और यहाँ पे अकामे के जो स्वॉर्ड के अंदर जहर होता है वो डॉक्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद डॉक्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद बॉस इनको एक नई जगह पे ले आती है और बोलती है कि आज से हमारा नया बेस यहीं पे होगा। और उसके बाद वो नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाती है पूरी टीम से और बताती है कि इस नई लड़की का नाम है चेल्सी और उस नए ऑर्गेनिक रिलीम का नाम है सुसुनो। और यहाँ पे एगर की टीम को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर अब नहीं रहा। और फिर हम देखते हैं नाइट्रेट की पूरी टीम को रात में, और यहाँ पे इनकी बॉस इनको बताती है कि देखो अब हमें नए मेंबर्स नहीं मिलने वाले, इसलिए हमें जो भी करना होगा अभी करना होगा, और याद रहे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई तुम्हें मार ना पाए। और फिर इसके बाद अगले दिन हमें चेल्सी की पावर के बारे में पता चलता है कि वो अपने आप को किसी भी चीज में बदल सकती है, और उसके रिलीम का नाम होता है गया फाउंडेशन। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले 1 महीने तक ये सब लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं ताकि अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सके। और इधर पे हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब एजडेथ के साथ बैठा होता है तो उसको बताने लगता है कि काफी सारे बीस्ट जो हैं लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी बीस्ट को मार दो, लेकिन उनमें से कुछ बीस्ट मेरे लिए पकड़ के लेकर आओ ताकि मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। और फिर अगले दिन एगर की पूरी टीम चली जाती है और एक एक करके हर एक बीस्ट को मार देती है और लोगों को बचाती है, लेकिन यहाँ पे वो लोग कुछ बीस्ट को पकड़ भी लेते हैं ताकि उन्हें कैपिटल ले जाया जा सके। और यहाँ पे नाइट्रेट की पूरी टीम भी डिसाइड करती है कि वो लोग जा करके बीस्ट को खत्म करेंगे ताकि मासूम लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग हमला करने के लिए जाएंगे रात में ताकि ईगर से इनका मुकाबला ना हो पाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एजडेथ को पता चलता है कि जितने भी बीस्ट उन लोगों ने पकड़े हैं वो सब पहले इंसान हुआ करते थे, और इनका पहला शक जाता है डॉक्टर के ऊपर, लेकिन ये लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर मर चुका है, इसलिए लोग सोचते हैं कि हमें कुछ और पता लगाना पड़ेगा इन बीस्ट के बारे में। और यहाँ हम देखते हैं कि रात में जब तात्सुमी लबाक के साथ जा रहा होता है तो उससे पूछता है कि हर कोई बॉस को बॉस कह के बोलता है, लेकिन एक तुम हो जो उसको नाम से बुलाते हो, ऐसा क्यों है? तब यहाँ पे लबाक पूरी कहानी बताता है। वो बताने लगता है कि मेरा जन्म एक बहुत अमीर फैमिली में हुआ था और बॉस की ड्यूटी लगी थी मेरे को संभालने की, और जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था, और जब मुझे पता चला कि वो मेरा घर छोड़ करके अब एक जनरल बनने जा रही है तब मैंने भी आर्मी ज्वाइन कर ली ताकि मैं उनके आसपास रह सकूं। और जब उसने कैपिटल को छोड़ दिया तब मैंने भी सबके सामने ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं मर चुका हूँ, और उसके बाद जब सबको ये लगने लगा कि मैं मर गया तब मैंने भी कैपिटल को छोड़ दिया। और वैसे तो मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे से प्यार करती है। और तात्सुमी ये लव स्टोरी सुन करके बहुत हैरान था। और फिर इसके बाद तात्सुमी पहाड़ों के ऊपर चला जाता है बीस्ट के ऊपर नजर रखने के लिए, और लबाक नीचे रह जाता है। और उसी रात को निकली होती है एजडेथ ताकि वो पेट्रोलिंग कर सके, और तभी उसको पहाड़ के ऊपर कोई दिखता है। जब वो वहाँ पे आती है तो वो देख करके हैरान थी कि वहाँ पे तात्सुमी है। वो तात्सुमी को गले लगाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे तात्सुमी को ऐसा लगता है कि यही सही मौका है यहाँ से भागने का। लेकिन इससे पहले वो वहाँ से भाग पाता एजडेथ वहाँ के सारे बीस्ट को मार देती है, और उसके बाद तात्सुमी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे तात्सुमी झूठ बोल देता है और बताने लगता है कि मैं यहाँ पे आया था ताकि अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। और तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है, और ये आदमी वही होता है जिन्होंने इतने सारे लोगों को बीस्ट में बदल दिया था। और ये आदमी अपनी रिलीम की मदद से इन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है एक आइलैंड पे। आइलैंड पे आ जाने के बाद तुरंत ही एक बहुत बड़ा बीस्ट इनके ऊपर हमला कर देता है, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एजडेथ अपने आइस पावर की मदद से लगातार उस बीस्ट के ऊपर हमला कर रही थी। और यहाँ पे मौका मिलते ही तात्सुमी उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है जो कि इस बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था, और उसके बाद वो दोनों मिल करके बीस्ट को हरा देते हैं। और इधर पे हम देखते हैं कि जिस आदमी ने इन दोनों को टेलीपोर्ट कर दिया था उस आइलैंड पे, वो कोई और नहीं बल्कि मिनिस्टर का ही बेटा होता है, और उसने आइलैंड के ऊपर एक गेट को ओपन कर दिया होता है ताकि दोनों वापस आ सके। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे तात्सुमी पहले ही चला आता है, इसलिए तात्सुमी आते ही वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे एजडेथ देखती है कि तात्सुमी जा चुका है। और अगले दिन हम एक मर्चेंट को देखते हैं जो कि गरीबों से पैसा लूट करके बहुत अमीर बन चुका है। वो लोगों को बहुत सताया करता था, इसलिए चेल्सी वहाँ पे आती है मेड बन करके और उस मर्चेंट की जान ले लेती है। फिर वहाँ पे एगर भी आ जाते हैं ताकि वो मर्चेंट की जान बचा सके, लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पे आते हैं उन्हें पता चलता है कि मर्चेंट मर चुका है। और यहाँ पे जब ये सब लोग एक साथ होते हैं तभी उनकी बॉस वहाँ पे आती है। वो बताने लगती है कि अब हमें कुछ मेजर एक्शन लेने होंगे ताकि हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सके, और इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे कैपिटल के ईस्ट से, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा रिलीजन है
जिसका नाम है पाथ ऑफ पीस, और वो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है और हम उसी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सके। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि अगर वॉर हो गई तो इसमें काफी सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन उनकी बॉस बताती है कि देखो, वॉर करना कभी कभी जरूरी होता है अगर तुम्हें अपना आगे का फ्यूचर अच्छा करना है तो। इसलिए पाथ ऑफ पीस को जितने भी लोग फॉलो करते हैं, वो लोग जब कैपिटल के ऊपर ईस्ट से हमला कर देंगे, तब हमारी भी जो आर्मी है जो बहुत दिनों से तैयार हो रही है, वो अचानक से वेस्ट से हमला कर देगी। और ऐसा ही सेम हम साउथ से भी करेंगे। इससे होगा यूं कि जितने भी कैपिटल के अंदर के गार्ड्स हैं वो 3 अलग डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे, और ऐसा होने की वजह से होगा यूं कि कैपिटल के अंदर गार्ड बहुत ही कम बचेंगे, और फिर हम तुरंत ही कैपिटल के ऊपर हमला करके वहाँ के सभी गार्ड्स को हरा देंगे और प्राइम मिनिस्टर को मार देंगे। और ऐसा करने के लिए तुम्हें उस रिलीजियस ग्रुप के एक आदमी से मिलना होगा जिसका नाम है ब्लक, जो कि राइट हैंड मैन माना जाता है रिलीजियस ग्रुप के लीडर का। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को ये बात नहीं पता होती कि ब्लक एक स्पाई होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही भेजा जाता है इस ग्रुप के अंदर। अब ऐसा वो इसलिए करता है ताकि रिलीजियस ग्रुप उनके खिलाफ ना चला जाए। और ऊपर से मैंने सुना है कि वहाँ के रिलीजियस ग्रुप के अंदर काफी सारे लोगों को ड्रग्स दी जा रही है ताकि वो लोग ड्रग्स के एडिक्ट हो जाएं और बाद में वो लोग धोखा ना दे। इसलिए हमें सबसे पहले ब्लक को हटाना होगा रास्ते से, और उसके बाद एगर ग्रुप के हर एक मेंबर को भी मारना होगा, तभी जाकर के हमारा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एसडेथ के पास उसका एक टीममेट आता है और बताने लगता है कि मैंने नाइट्रेट के कुछ मेंबर्स को एक जगह पे देखा है। वो सब लोग जा रहे होते हैं नाइट्रेट को पकड़ने के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एसडेथ समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है, इसलिए वो अपनी टीम में से 3 मेंबर्स को आगे भेज देती है और बाकी मेंबर्स को बोलती है यहीं पे रुकने के लिए। और जब ये तीनों आगे जा रहे होते हैं तभी इन्हें सामने से एक स्केयरक्रो दिखता है। अभी लोग रुक करके जा रहे होते हैं स्केयरक्रो की तरफ, लेकिन यहाँ पे माइन इन तीनों के ऊपर नजर रखी हुई थी और अचानक से वो कुरोमे के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पे कुरोमे उसके हमले से बच जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि स्केयरक्रो कोई और नहीं बल्कि सुसुनो होता है, और वो तुरंत ही हमला करने के लिए चला जाता है इन तीनों के ऊपर। लेकिन रास्ते में वेव आ जाता है, लेकिन उसका हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है सुसुनो का कि वेव उसके सामने टिक नहीं पाता, और उसके बाद नाइट्रेट की पूरी टीम वहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे अकामे चली जाती है अपनी बहन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन हमें पता चलता है कि उसकी बहन के पास एक रिलीम की पावर है और इस रिलीम की मदद से वो मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। न केवल इतना ही बल्कि वो एक ड्रैगन को भी वहाँ पे बुला लेती है। अब यहाँ पे अकामे चली जाती है अपनी बहन से लड़ने के लिए फेस टू फेस, लेकिन वो देखती है कि उसकी बहन की प्रोटेक्शन कोई और नहीं बल्कि एक आदमी कर रहा है। ये आदमी वो होता है जो कि उसका बचपन का दोस्त हुआ करता था, जो कि बेसिकली आगे चल के मर जाता है और उसकी डेड बॉडी बचा रही है उसकी बहन को। और यहाँ पे फिर दोनों मिल करके अकामे से लड़ रहे होते हैं। फिर यहाँ पे कुरुमे अपने ड्रैगन को बोलती है कि एनर्जी ब्लास्ट करने के लिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि नाइट्रेट का हर एक मेंबर छुप जाता है और फिर सोच रहा होता है कि उन्हें कहाँ से हमला करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट का हर एक मेंबर फंस जाता है क्योंकि उनका सामना एक ऐसे फाइटर से हो रहा होता है जो कि अपने समय में बहुत अच्छे फाइटर हुआ करते थे, और यही कारण था कि उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होती है इन सबको हराने में। तभी बॉस को बीच में आना पड़ता है और वो एक ऐसे आदमी से लड़ रही होती है जो बहुत ताकतवर था। लेकिन कैसे भी करके बॉस अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस आदमी का भेजा उड़ा देती है और उसकी जान ले लेती है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये कि इन्हें अपने सामने ड्रैगन या फिर बोल सकते हो बीस्ट को हराना होगा। और यहाँ पे सुसुनो बोलता है कि मैं अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जैसे ही सुसुनो यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करता है, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है उसके बॉस के ऊपर, क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं कि बॉस की जो लाइफ एनर्जी है वो लगातार ड्रेन किया जा रहा होता है सुसुनो के द्वारा। और अगर उसने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल 3 बार किया तो उसका मालिक यानी कि बॉस मर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सुसुनो केवल एक ही वार में उस ड्रैगन को हरा देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे माइन को, जो कि एक शूटर से लड़ रही होती है और उसको हरा भी देती है, लेकिन तुरंत ही एक फ्रॉग उसे पकड़ लेता है। और फिर यहाँ पे कुरुमे बताती है कि ये एक बीस्ट है जो कि तुम्हें निगल लेगा और निगल जाने के बाद उसका एसिड तुम्हें जला के मार देगा। और फिर ये जो फ्रॉग बीस्ट होता है वो तुरंत ही माइन को निगल जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं तात्सुमी को, जो कि 2 लोगों से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी चेल्से वहाँ पे आ जाती है तात्सुमी की मदद करने के लिए और उसकी मदद से तात्सुमी इन दोनों को मार देता है। फिर तात्सुमी चले जाता है कुरुमे के उस बॉडीगार्ड से लड़ने के लिए जो लगातार कुरुमे की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। और इधर पे हम देखते हैं कि माइन अभी जिंदा है, उसने उस फ्रॉग बीस्ट को मार दिया और उसके अंदर से निकल आती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अकामे और लियोने चले जाते हैं इस मास्क वाले आदमी को खत्म करने के लिए। अब ये दोनों उसके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और यहाँ पे इस आदमी को ऐसा लग रहा होता है कि वो हार जाएगा। वो तुरंत ही अपने रेलिम को ऊपर आसमान में फेंक देता है और एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पे तात्सुमी बाकी लोगों को तो बचा लेता है और वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लियोने भी अकामे को बचा लेती है। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि कुरुमे कहीं दूर भाग जाती है और ये जो मास्क वाला आदमी है वो भी इस ब्लास्ट से बच जाता है। वो इधर से कहीं दूर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने चेल्से आ जाती है एक रूप बदल करके बच्ची का, और वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। और उतने देर में चेल्से उसे एक निडल चुभा देती है जिसके अंदर जहर था। फिर यहाँ पे लुबाक बताता है कि मेरे को पता है कुरुमा कहाँ पे गई है, लेकिन यहाँ पे चेल्सी बोलती है कि मैं उसका पीछा करूंगी, तुम तब तक बाकी लोगों को बता देना कि मेरे पीछे आते रहे। और यहाँ पे लुबाक जाता है बेस के ऊपर और सबको बताता है कि क्या हुआ था। और फिर यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि तात्सुमी अकामे जाएंगे ताकि वो लोग चेल्से को वापस लेकर आ सके। और यहाँ पे हम देखते हैं चेल्से को, जिसने कि उसी मास्क वाले आदमी की तरह रूप बना लिया होता है और वो जाकर के मिलती है कुरुमे से। और वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तुरंत ही वो अपना रूप बदलती है और कुरुमे के ऊपर हमला कर देती है एक निडल से।
और उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुरुमे मर चुकी है, लेकिन ऐसा होता नहीं, कुरुमे जिंदा होती है। और यहाँ पे कुरुमे बताती है कि मैं एक तरीके से ड्रग्स ले रही हूँ जिसकी मदद से मैं किसी भी पॉइजन से इम्यून हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो कैसे भी करके मेरा दिल रोक दो या फिर मेरे सिर को मेरे शरीर से अलग कर दो। अब यहाँ पे चेल्सी तुरंत ही भागने लगती है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि कुरुमे अपने बॉडीगार्ड को भेज देती है चेल्सी के पीछे, और वो बॉडीगार्ड रास्ते में ही चेल्सी का दोनों हाथ काट देता है और बाद में उसके सिर में एक गोली मार देता है, जिसके बाद चेल्सी की वहीं पे मौत हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तात्सुमी अकामे के साथ लगातार चेल्सी को ढूंढ रहा होता है जंगल के अंदर। तभी उन्हें दिखता है कि रास्ते पे काफी सारा खून, वो लोग खून का पीछा करने लगते हैं और सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। और जो नजारा यहाँ पे तात्सुमी और अकामे देखते हैं वो देखने के बाद वो दोनों हैरान थे, क्योंकि वो लोग अपने सामने ये देख रहे होते हैं कि काफी सारे लोग एक पोल के सामने खड़े हैं और पोल के ऊपर चेल्सी का सिर लटक रहा है। फिर बेस पे वापस आ जाने के बाद वो सबको बताता है कि क्या हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे सब लोग वादा करते हैं कि हम लोग और मेहनत करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे। और फिर अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं ईस्ट की तरफ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एसडेथ अपनी टीम के साथ पहले आ जाती है यहाँ पे और ब्लैक को सारी बात बता देती है। फिर ब्लैक बताता है कि चिंता मत करो, मेरे पास 4 बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें मैं टाउन के अंदर भेज दूंगा ताकि वो लोग नजर रखें नाइट्रेट के मेंबर्स के ऊपर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रात हो जाने के बाद अकामे कुछ लोगों से मिलने के लिए आती है ताकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। और यहाँ पे इन दोनों का काम ये होता है कि बाकी जितनी भी टीम है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही है उन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके कि बाकी टीम क्या कर रही है। लेकिन तभी ब्लैक का एक बॉडीगार्ड वहाँ पे आकर के इन दोनों की जान ले लेता है और फिर वो अकामे से लड़ना स्टार्ट कर देता है। अब स्टार्टिंग में तो अकामे को बहुत दिक्कत आ रही होती है, लेकिन आखिरी में अकामे इसकी बॉडी को काट करके वहाँ से चली जाती है। और इधर पे हम देखते हैं कि लोबाक के पीछे भी एक बॉडीगार्ड पड़ जाता है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि लोबाक नाइट रेड का ही एक मेंबर है, क्योंकि लोबाक ने कोट पहना होता है। और वो बॉडीगार्ड तुरंत ही लोबाक के ऊपर हमला करके उसे जमीन पे पटक देता है। अब यहाँ पे लोबाक थोड़ी देर के लिए अपना हार्ट बंद कर देता है ताकि उस आदमी को ऐसा लगे कि वो मर चुका है। और ये बॉडीगार्ड वहाँ से जाने वाला था कि तुरंत ही वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और इस बॉडीगार्ड को ऐसा लगता है कि ये लड़की भी नाइट रेड का ही एक मेंबर है। और यहाँ पे लोबाक देख नहीं पाता कि मासूम लड़की मरने वाली है और तुरंत ही लोबाक इस बॉडीगार्ड के ऊपर हमला कर देता है। अब इस बॉडीगार्ड का एक और साथी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लोबाक तब तक इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वहाँ से तब तक भाग जाता है। अब यहाँ पे जो बड़ा वाला बॉडीगार्ड होता है वो तुरंत ही लोबाक का पीछा करने लगता है और यहाँ पे लोबाक यही चाहता था, वो तुरंत ही उसको अपने ट्रैप में फंसा लेता है और बाद में बोलता है कि मैंने चारों तरफ वायर बिछा दिए थे, जिसके बाद अब तुम मेरे ट्रैप में फंस गए हो। और इससे पहले कि बॉडीगार्ड को कुछ भी समझ में आता उसका गला आधा कट जाता है, लेकिन यहाँ पे बॉडीगार्ड फिर भी नहीं मरता। फिर यहाँ पे लोबाक अपने वायर की मदद से एक भाला बनाता है और सीधा उसके सीने के आर पार कर देता है। और ऐसा होने के बाद वो अपने वायर को उसके पूरे शरीर के अंदर भेज देता है और फिर उसके दिल के चारों तरफ अपने वायर को बिछा देता है और फिर एक बार में ही वायर की मदद से उसके दिल को फोड़ देता है। और यहाँ पे अब तीसरी बॉडीगार्ड आ जाती है लोबाक के ऊपर हमला करने के लिए। वो सबसे पहले वहाँ पे आती है और वो समझ जाती है कि उसे वायर से बचना होगा, इसलिए वो एक ऐसे लिक्विड को वायर के अंदर फेंक देती है जिसके बाद वायर बेकार हो जाते हैं। अब यहाँ पे लोबाक भागते हुए 2 नाइफ को उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन ये लड़की उससे भी बच जाती है और फिर बाद में ये लड़की लोबाक को उठा लेती है और बोलती है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इस लड़की को 2 नाइफ वापस आकर के उसके सीने में लग जाते हैं। और यहाँ पे लोबाक बताता है कि मैं अपने नाइफ को अपने वायर से कंट्रोल कर रहा था, यही कारण है कि तुम हार चुकी हो। और दोनों को हरा देने के बाद लोबाक वहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग फिर एक जगह पे वापस मिलते हैं और यहाँ पे उनकी बॉस बताती है कि देखो अब हम लोग 2 टीम में आपस में बढ़ जाएंगे, जहाँ पे तात्सुमी और माइन जाएंगे सीधा रिलीजियस ग्रुप के अंदर और ढूंढेंगे कि वहाँ पे हमारी तरह कुछ और लोग भी हैं कि नहीं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सकते हैं, और बाकी लोग जाएंगे ब्लैक को मारने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सुसुनो और लियोने चले जाते हैं सीधा ऊपर वाले बिल्डिंग में जहाँ पे ब्लैक रहता है, लेकिन उनका सामना यहाँ पे वेव और कुरुमे से हो जाता है और वहीं पे तात्सुमी का सामना हो जाता है यहाँ पे सीरियो और एक आखिरी बचे बॉडीगार्ड से। और तभी यहाँ पे तात्सुमी अपनी रिलीम का इस्तेमाल करता है और उस बॉडीगार्ड से लड़ने के लिए चला जाता है और यहाँ पे माइन चली जाती है सीरियो से लड़ने के लिए ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। अब यहाँ पे सीरियो उसके ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला करती है, लेकिन माइन उसको रोक लेती है। फिर उसके बाद सीरियो अपने ऑर्गेनिक रिलीम का इस्तेमाल करती है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे माइन उसको भी रोक लेती है। और फिर उसके बाद माइन यहाँ पे लगातार उसके रिलीम के ऊपर हमला कर रही होती है। यह हमला इतना जोरदार होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे सीरियो का जो रिलीम है उसका कोर दिखने लगता है और फिर अचानक से सीरियो अपने आप को बचाने के लिए अपनी ही ऑर्गेनिक रिलीम को ब्लास्ट कर देती है, लेकिन माइन इस हमले से बच जाती है। और तभी सीरियो ऊपर से उड़ते हुए आती है और अपने मुंह के अंदर से गन जो होती है उससे लगातार फायरिंग कर रही होती है माइन के ऊपर। और यहाँ पे माइन अपने आप को गोलियों से बचाने के लिए अपनी बंदूक आगे कर देती है और इस बात का फायदा उठा करके सीरियो फिर एक जोरदार पंच मारती है माइन को। और इधर पे हम देखते हैं तात्सुमी को जो कि उस बॉडीगार्ड से लगातार लड़ रहा होता है, लेकिन फिर तात्सुमी बोलता है कि अब बस मेरा बहुत हो गया। और फिर यहाँ पे तात्सुमी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और बस एक ही बार में उस बॉडीगार्ड को हरा देता है। अब यहाँ पे सीरियो को ऐसा लगता है कि माइन बहुत ही कमजोर हो गई है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी रिलीम को बोलती है कि इसको मार के खा जाओ। लेकिन यहाँ पे माइन तुरंत ही अपने हथियार को लेकर के खड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद उसके अंदर से एक एनर्जी ब्लास्ट से इन दोनों के ऊपर हमला करती है। वो एनर्जी ब्लास्ट इतना ज्यादा जोरदार था कि यहाँ पे जो उसका ऑर्गेनिक रिलीम था वो एक ही बार में खत्म हो जाता है।
है और इसके बाद वो हमला करती है सीरियो के ऊपर और उसके बॉडी पार्ट के 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन यहाँ पे सीरियो सोचती है कि मैं मरने से पहले माइन को मार के जाऊंगी, इसलिए वो अपने सिर में लगे हुए बम को तुरंत ही एक्टिवेट कर देती है और यहाँ पे माइन भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी कि वहाँ से भाग नहीं सकती थी और उसको ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है। लेकिन एन वक्त पे वहाँ पे तात्सुमी आता है और उसकी जान बचा लेता है। और इधर पे हम देखते हैं कि नाइट रेड के बाकी मेंबर्स जो होते हैं ब्लैक की जान ले लेते हैं। अब यहाँ पे एस डेथ ने ब्लैक को बोला था अपने रूम में रहने के लिए, लेकिन ब्लैक इतना ज्यादा डर जाता है कि वो टनल के थ्रू वहाँ से भागना चाहता था। लेकिन बाकी नाइट रेड के मेंबर उसे पकड़ लेते हैं और बाद में उसकी जान ले लेते हैं। और अब क्योंकि उनका जो प्लान होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी जो होती है वो साउथ से हमला करने के लिए चली जाती है कैपिटल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपने सभी जनरल्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है और इसके अलावा वो सबके सामने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाता है और हमें पता चलता है कि उसके बेटे के पास 3 बॉडीगार्ड्स हैं जो कि लगातार उसकी प्रोटेक्शन करते रहते हैं। और यहाँ पे एस डेथ को भेज दिया जाता है वेस्ट सेक्शन को संभालने के लिए। लेकिन यहाँ पे एस डेथ अपनी टीम को अपने साथ लेकर के नहीं जाती, वो बोलती है कि तुम लोग यहीं पे कैपिटल के अंदर रहोगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट रेड के सभी मेंबर्स का भी मिशन होता है कि उन्हें कैसे भी करके प्राइम मिनिस्टर को मारना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे पहले उस पैलेस के अंदर जाना होगा जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहता है। और यहाँ पे माइन और लियोने को जाना होता है नीचे से, यानी कि अंडरग्राउंड टनल से, और वहीं पे तात्सुमी और लुबाक को जाना होगा ऊपर से। अब यहाँ पे दोनों जब जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक लड़की आती है और वो बताने लगती है कि मैं भी एक स्पाई हूँ जो कि रेवोल्यूशनरी ग्रुप में ही काम करती हूँ। और उसके बाद वो एक बिल्डिंग के अंदर लेके जा रही थी जहाँ पे बाकी सारे मेंबर्स भी होते हैं। और यहाँ पे आ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि गेट के अंदर से खून निकल रहा है। वो लोग जैसे ही गेट को खोलते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको मार दिया गया है और उनकी बॉडी फूलने लगती है और अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। और तभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी आ जाता है और वो अपने साथ अपनी पूरी टीम लेकर के आता है। अब यहाँ पे तात्सुमी तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कैपिटल का एक जनरल वहाँ पे आ जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे के साथ लगातार मिल करके लड़ रहा होता है तात्सुमी से। अब यहाँ पे तात्सुमी अपने रिलीम का इस्तेमाल करता है और लगातार जनरल के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जनरल बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और फिर वो अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और वहीं पे तात्सुमी को हरा देता है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का बेटा चला जाता है लुबैक से लड़ने के लिए। वो लगातार अपनी टेलीपोर्टेशन के पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और लुबैक को ऊपर से लेकर नीचे तक पीट रहा होता है। लेकिन यहाँ पे लुबैक ने उतनी देर में काफी सारे वायर्स इधर उधर बिछा दिए होते हैं जिसकी मदद से वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे का हाथ काट देता है। लेकिन यहाँ पे लुबैक को अचानक से एक अदर ही डायमेंशन में भेज दिया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि लुबैक अपने साथ उस प्राइम मिनिस्टर के बेटे को भी ले आता है। और फिर इसके बाद लुबैक तुरंत ही वायर की मदद से एक भाला बनाता है जो कि सीधा उसके शरीर के अंदर मार देता है और फिर उसके बाद उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे अपने वायर्स को फैला देता है चारों तरफ। और फिर उसके बाद उसके दिल को अपने वायर के जरिए लपेट लेता है और बाद में उसके दिल को अंदर ही फोड़ देता है। और ऐसा होने की वजह से लुबैक वापस लौट आता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे लुबैक बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो नीचे गिर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी जो जनरल होता है उसने काफी सारे स्पेयर्स लगा दिए होते हैं और उन स्पेयर्स को वो रखता है ताकि लुबैक सीधा उसके ऊपर आकर के गिरे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लुबैक अब बहुत ज्यादा घायल हो चुका है तो वो लड़ भी नहीं सकता और न ही अपने वायर का इस्तेमाल कर पाता है अपने आप को बचाने के लिए। और यहाँ पे तात्सुमी देखता है लुबैक को मरते हुए। फिर इसके बाद तात्सुमी को बंदी बना लिया जाता है और यहाँ पे जनरल जाकर के पूरी बात बताता है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे के लिए केवल 2 सेकंड क्लियर होता है और बाद में बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस नाइट रेड के मेंबर को कैसे भी करके टॉर्चर करो और बाकी रेवोल्यूशनरी को ही दिखाओ कि हम तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एस डेथ आ जाती है और बताने लगती है कि मैं तात्सुमी को अपने अंडर लेना चाहती हूँ, यानी कि उस नाइट रेड के मेंबर को मैं अपने अंडर लूंगी ताकि मैं उसको टॉर्चर कर सकूं। लेकिन यहाँ पे नाइट रेड के बाकी मेंबर्स को ऐसा लगता है कि कहीं तात्सुमी का पब्लिक एग्जीक्यूशन ना कर दिया जाए, इसलिए वो सब लोग प्लान बना रहे होते हैं कि उन्हें कैसे भी करके तात्सुमी को वहाँ से बचाना होगा। अब हम जेल में देखते हैं कि यहाँ पे एस डेथ तात्सुमी से मिलती है और उसको बोलती है कि मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, उसके बाद तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं करने वाला। और अगले दिन हम देखते हैं कि सबके सामने यहाँ पे तात्सुमी का पब्लिक एग्जीक्यूशन करने वाले हैं और तभी हम देखते हैं कि तात्सुमी को एक क्रॉस के ऊपर बांध दिया गया है और यहाँ पे एस डेथ उसके सामने आकर के उस पर सबसे पहले हमला करती है और वो दूसरा हमला करने वाली थी कि तुरंत ही माइन ऊपर से उसके ऊपर हमला कर देती है। और ऐसा होने के बाद ही तुरंत ही जनरल अनाउंस करता है कि जितने भी लोग हैं यहाँ से निकल जाएं। और तभी बॉस जो है नाइट रेड की मेंबर की वो तुरंत ही ऊपर से आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो जनरल होता है वो तुरंत ही इलेक्ट्रिक शॉक देता है उसे और तुरंत ही उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन बॉस इससे पहले कि नीचे गिरती वो वहाँ पे काफी सारे ब्लास्ट कर देती है ताकि तात्सुमी को मौका मिल जाए वहाँ से भागने का। और यहीं पे हम देखते हैं अकामे को जो कि पैलेस के अंदर चली जाती है ताकि बाकी गार्ड्स को मार करके वो प्राइम मिनिस्टर की भी जान ले सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माइन और लियोने एक साथ हमला कर रहे होते हैं जनरल के ऊपर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के हमले के बावजूद भी यहाँ पे जनरल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा और उसके बाद जनरल अपनी पावर की मदद से उन दोनों को कमजोर कर देता है। और यहाँ पे अकामे पहुंच जाती है प्राइम मिनिस्टर के रूम में, लेकिन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता बल्कि वहाँ पे एक स्वॉर्ड होती है जो कि बेसिकली होती है तात्सुमी
तात्सुमी की। वो तुरंत ही वो स्वॉर्ड लेकर के जाती है, तात्सुमी को दे देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माइन अपनी बची हुई पावर की मदद से हमला कर देती है जनरल के ऊपर। यहाँ पे जनरल भी अपनी फुल पावर से हमला करता है माइन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जनरल उसकी पावर के आगे टिक नहीं पाता और तुरंत ही नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माइन भी बहुत ज्यादा थक जाती है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे हम देखते हैं कि तात्सुमी आकर के उसे बचा लेता है। और यहाँ पे जो बॉस होती है वो अपने रिलीम की मदद से लड़ रही होती है एश डेथ से, लेकिन एश डेथ इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो तुरंत ही उसके रिलीम को छू करके उसे बर्फ में बदल देती है। लेकिन फिर यहाँ पे बॉस रिलीम को बोलती है कि तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके बाद वो अपनी लाइफ एनर्जी देने लगती है अपने रिलीम को, ताकि वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सके। और यहाँ पे बॉस बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पे एश डेथ से लड़ रही हूँ तब तक बाकी सब लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एश डेथ के पास एक अनोखी पावर है, जिसकी मदद से वो ना केवल फ्रीज कर सकती है वाटर को, बल्कि वो टाइम को भी फ्रीज कर सकती है। और वो ऐसा केवल थोड़ी देर के लिए कर सकती थी। अब उतनी देर में वो अचानक से सुसनो के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देती है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉस तुरंत ही अपनी पूरी लाइफ एनर्जी दे देती है सुसनो को, और फिर यहाँ पे सुसनो अपनी पूरी पावर की मदद से लड़ रहा होता है एश डेथ से, ताकि बाकी सारे मेंबर्स वहाँ से भाग सके। अब यहाँ पे तात्सुमी माइन को लेकर के वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन रास्ते में माइन बोलती है कि अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं धीरे धीरे मर रही हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती थी। और यहाँ पे तात्सुमी सुन करके रोने लगता है। फिर उसके बाद माइन उसकी बाहों में मर जाती है। और फिर बेस पे वापस आ जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि माइन अब इस दुनिया में नहीं रही। न केवल माइन बल्कि उन्होंने सुसानो को भी खो दिया। लेकिन इन्हें इस बात की खुशी होती है कि माइन ने मरने से पहले उस जनरल को मार दिया है। अब यही कारण होता है कि एश डेथ को अकेले ही जाकर के फ्रंट लाइन पे लड़ना होगा। और यहाँ पे उसके जो टीममेट्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, तो हमें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे कुरुमा बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे मेरी बहन से आखिरी बार फाइट करना है। और अपनी बहन से फाइट करने के लिए वो एक मैसेज भिजवाती है अकामे को। तब यहाँ पे अकामे डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन से लड़ने के लिए जाएगी। अब यहाँ पे अकामे अकेले लड़ने जाने वाली थी अपनी बहन से, तो तात्सुमी बोलता है कि तुम्हें वापस लौट के आना होगा जिंदा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड एम्परर को बोलता है कि आपको अल्टीमेट रेलिम का इस्तेमाल करना होगा, एक ऐसा रेलिम जिसका इस्तेमाल केवल आप ही कर सकते हो और आप ही उसकी परमिशन दे सकते हो किसी को इस्तेमाल करने की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अकामे उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे उसकी बहन ने उसको बुलाया था। अब यहाँ पे कुरुमा बताती है कि तुम्हें ये ऑर्फनेज तो याद ही होगा, जहाँ पे हम दोनों ने अपना बचपन बिताया है, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, क्योंकि हम दोनों ने वादा किया था कि हम बहुत बड़े असैसिन बनेंगे। लेकिन आगे चल करके तुमने रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लिया, और यही कारण था कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और इतना बोलने के बाद वो अपने रिलीम का इस्तेमाल करके वहाँ पे 2 डेड बॉडीज को बुला लेती है। और अब ये तीनों मिल करके अकामे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अकामे इन्हें कड़ी टक्कर दे रही होती है। अब यहाँ पे जब दोनों बहनें आपस में लड़ रही होती है, तभी एक बीस्ट वहाँ पे जाग जाता है और वो तुरंत ही उन दोनों डेड बॉडीज के ऊपर हमला कर देता है, जिन्हें कुरुमे ने समिन किया था, और उन दोनों की वहीं पे जान ले लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बाद कुरुमे फिर से अपने रिलीम का इस्तेमाल करते हैं और काफी सारे डेड बॉडीज को वहाँ पे समिन कर देती है। लेकिन यहाँ पे अकामे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है उससे, और एक ही बार में उसके सारी डेड बॉडीज को खत्म कर देती है। और यहाँ पे अकामे बस अपनी बहन की जान लेने वाली थी कि तुरंत ही वहाँ पे वेव आ जाता है। लेकिन एन वक्त पे वहाँ पे तात्सुमी भी आ जाता है, और फिर उसके बाद वो वेव को रोकता है और बोलता है कि उन दोनों की फाइट है, उन्हें आपस में लड़ने दो। और यहाँ पे कुरुमे भी वेव को समझाती है कि मेरी फाइट है, इसलिए प्लीज मुझे इससे लड़ने दो। और इसके बाद दोनों बहनें आपस में लड़ने लगती है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं कि अकामे जीत जाती है। वो एक ही हमला करती है सीधा कुरुमे के सीने के ऊपर, और उसके दिल को चीर देती है अपने हथियार से। और यहाँ पे अकामे अपनी बहन से मरने से पहले बस इतना बोलती है कि अब तुम आराम से सो सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि वेव यहाँ पे कुरुमे की बॉडी को ले जाता है वहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीधा चाइल्ड एम्परर को ले जाता है अल्टीमेट रेलिम के पास, और बोलता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने लोगों को बचाना होगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रेट की बॉस होती है वो रेवोल्यूशनरी आर्मी को ले जाती है ताकि फ्रंट से हमला कर सके, और वहीं पे बाकी जो 3 लोग होते हैं वो तुरंत ही पैलेस के अंदर चले जाते हैं ताकि प्राइम मिनिस्टर को खत्म कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि सारे गार्ड्स जब वहाँ पे हार रहे होते हैं, तभी ईगर ग्रुप का एक मेंबर वहाँ पे आ जाता है। इसका नाम होता है रॉन, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है ताकि इन तीनों को रोक सके। लेकिन यहाँ पे लियोने बोलती है कि मैं इसका ध्यान रखूंगी, तब तक तुम दोनों अंदर चले जाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे तात्सुमी अकामे के साथ अंदर आ जाता है। उस जगह पे वो लोग आ जाते हैं जहाँ पे चाइल्ड एम्परर होता है, और उन दोनों के साथ वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होता है। अब यहाँ पे अकामे तुरंत ही चली जाती है प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए, लेकिन एक शील्ड के द्वारा उसे रोक लिया जाता है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बताता है कि अल्टीमेट रेलिम को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर अचानक से एक बहुत बड़े से मेका में बदल जाता है, और फिर उसके बाद वो एक बहुत बड़े से लेजर से हमला करता है रेवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर। लेकिन इससे होता है कि कैपिटल के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और काफी सारे लोग भी मर जाते हैं। लेकिन इससे एम्परर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और वेव जब ये सब चीजें देख लेता है तो वो डिसाइड करता है कि वो भी यहाँ पे नाइट्रेट का साथ देगा। अब यहाँ पे अकामे जब बाकी गार्ड से लड़ रही होती है, तभी तात्सुमी चले जाता है एम्परर से लड़ने के लिए। लेकिन एम्परर केवल एक ही हमले में तात्सुमी को वहाँ से फेंक देता है।
फिर इसके बाद तात्सुमी लगातार एम्परर को समझा रहा होता है कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है और तुम जो अभी कर रहे हो बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन यहाँ पे एम्परर उसकी कोई बात नहीं सुनता और तुरंत ही उसके ऊपर पाँव रख कर उसकी जान लेने वाला था। लेकिन एन वक्त वहाँ पे वेव आ जाता है तात्सुमी की जान बचाने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉन भी डिसाइड करता है कि लियोने के साथ मिल करके बाकी लोगों की जान बचाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तात्सुमी वेव के साथ मिल करके लगातार मेका के ऊपर हमला कर रहा होता है और वो दोनों वीक स्पॉट ढूंढ लेते हैं मेका का और लगातार उस पर हमला कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एम्परर को ऐसा लग रहा होता है कि वो हार जाएगा और तभी वो अपने लेजर से हमला कर देता है वेव के ऊपर, जिसके बाद वेव वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे तात्सुमी को, जब वो भी बेहोश होने वाला था तभी उसे बुलेट का एक सपना आता है जहाँ पे बुलेट बताता है कि तुम अपनी पावर को अपने आर्मर की पावर से कंबाइन कर दो और मैंने जो तुम्हें स्वॉर्ड दिया था उसके अंदर एक ड्रैगन की पावर है, उसकी भी पावर इसके साथ जोड़ दो। और ऐसा होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तात्सुमी का एक अलग अवतार देखने को मिलता है और ये वाला जो अवतार होता है गोल्डन रंग का होता है और इसकी पावर इतनी होती है कि वो मेका के आर पार चला जाता है। अब इससे होता है कि मेका अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो नीचे गिरने वाला था। लेकिन तभी तात्सुमी का ध्यान इस बात पे जाता है कि नीचे काफी सारे लोग हैं और अगर मेका उनके ऊपर गिरा तो सारे लोग मर जाएंगे, इसलिए वो अकेले ही मेका को रोकने के लिए चला जाता है और वो कैसे भी करके मेका को रोक लेता है लोगों के ऊपर गिरने से। लेकिन इससे होते हुए कि तात्सुमी का बहुत ज्यादा खून बह जाता है और ऐसा होने की वजह से अब तात्सुमी धीरे धीरे मर रहा था। तभी अकामे उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि उस प्रॉमिस का क्या हुआ जो तुमने मुझसे किया था, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आखिरी तक बचे रहोगे। और शाम हो जाने के बाद जब वहाँ पे एसडेथ आती है तो अकामे बताती है कि तात्सुमी मर चुका है और ऊपर से जो चाइल्ड एम्पायर है वो हार चुका है और हमने प्राइम मिनिस्टर को भी अगवा कर लिया है। और उसके बाद जितनी भी रेवोल्यूशनरी आर्मी की टीम होती है उन सब ने चारों तरफ से किले को घेर लिया है, इसलिए हो सकता है अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एसडेथ अपनी हार नहीं मानती, वो बोलती है कि अभी भी मैं ऐसा मानती हूँ कि हमेशा ताकतवर लोग ही जीतते हैं। और इतना बोलने के बाद वो चारों तरफ एक बाउंड्री बना देती है। अब ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे अकामे समझ जाती है कि वो ऐसे जीत नहीं पाएगी क्योंकि अभी भी एसडेथ उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और यहाँ पे एसडेथ लगातार अपने आइस का इस्तेमाल कर रही होती है ताकि अकामे को चोट पहुंचा सके और यहाँ पे अकामे बहुत ज्यादा घायल भी हो जाती है। फिर उसके बाद अकामे तुरंत ही अपने ब्लेड की मदद से अपनी हाथ पे कट लगाती है और जैसे ही पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है वो तुरंत ही एक बीस्ट में बदल जाती है। और यहाँ पे अकामे बताती है कि ये मेरा ट्रू फॉर्म है जिसके बाद मेरी पावर अब बढ़ जाएगी। और इसके बाद अकामे की रफ्तार और पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एसडेथ उसका मुकाबला कर ही नहीं पाती। और यहाँ पे फिर एसडेथ डिसाइड करती है कि वो भी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करेगी। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए टाइम को वहीं पे फ्रीज कर देती है। और अब एसडेथ को ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने अकामे है, वो तुरंत ही उसके दिल को चीर करके उसकी जान ले लेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि सामने जो अकामे दिख रही है वो बल्कि उसका एक रिफ्लेक्शन है, असली में अकामे कहीं और छुपी हुई है। और जैसे ही यहाँ पे टाइम अनफ्रीज होता है हम देखते हैं कि अकामे तुरंत ही ऊपर से आती है और एसडेथ के ऊपर हमला कर देती है। अब इस हमले से होता ही है कि एसडेथ की बॉडी के अंदर जहर फैल रहा होता है और यहाँ पे एसडेथ को समझ में आ जाता है कि वो मरने वाली है। लेकिन मरने से पहले वो तात्सुमी के पास चली जाती है और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसको ऐसा करने से रोके, इसलिए वो चारों तरफ एक बाउंड्री बना देती है। और फिर यहाँ पे तात्सुमी की डेड बॉडी को अपने बाहों में पकड़ लेती है और बाद में बोलती है कि अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। और इतना बोलने के बाद वो अपनी चारों तरफ एक बर्फ से अपने आप को ढक लेती है और जैसे ही बर्फ वहाँ पे ब्लास्ट होता है उन दोनों की डेड बॉडी भी वहाँ से गायब हो जाती है और यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी जीत जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सामने लियोन आ जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बताता है कि मेरे पास एक ऐसा रेलिक है जिसकी मदद से मैं अपने अपोनेंट के रेलिक को खत्म कर सकता हूँ। और इतना बोलने के बाद वो तुरंत ही लियोन के रेलिक को खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे लियोन उसे एक पंच मारती है और फिर उसके जैसे प्राइम मिनिस्टर नीचे गिरता है वो तुरंत ही एक बंदूक निकाल लेता है और उसके बाद वो लगातार गोलियों से हमला कर देता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे लियोन जख्मी तो हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार प्राइम मिनिस्टर के सिर को अपने केवल हाथों से ही फोड़ रही होती है और वो इतनी जोरों से उसके सिर पे मार रही होती है कि प्राइम मिनिस्टर का सिर वहीं पे फट जाता है। अब यहाँ पे लियोन आखिरी बार अकामे से मिलती है और उसको गले लगाती है, लेकिन यहाँ पे वो अकामे को नहीं बताती कि मैं जख्मी हूँ। फिर उसके बाद वो स्लम एरिया में चली जाती है जहाँ पे वो देखती है कि लोग अब बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो मर चुका है। और सभी लोगों के चेहरे पे खुशियां देखने के बाद वो शांति से एक कोने में जाकर के मर जाती है। और फिर इसके बाद चाइल्ड एम्परर का सबके सामने पब्लिक एग्जीक्यूशन होता है जहाँ पे उसका सिर काट दिया जाता है। और यहाँ पे बॉस बोलती है कि हमें कैसे भी करके एक अच्छा नेशन बनाना होगा ताकि अगली बार से लोग कैपिटल को जब याद करे तो उसकी अच्छाई के लिए करे, ना कि उसकी बुराइयों के लिए। और आखिरी में अकामे बोलती है कि मैं ईस्ट की तरफ जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ पे अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकूँ। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।